फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कर लिया हमने, स्कोप ऑफ ऑडिट कर लिया, क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, CID ऑडिट बेसिस इन्वेस्टिगेशन कर लिया हमने। क्या था इसका कोड ऑडिट बेसिस इन्वेस्टिगेशन का, AI मॉडल्स, प्लीज लिख के रखो। बेनिफिट ऑफ ऑडिट हो गया था क्लोज जी, कंपनी को भी फायदा होता है और फिर क्लोज जी में सबको देखना है। तीसरे कंपनी लेना है यहाँ पे, एल से लैंडर, ओ से ओनर, एस से सप्लायर को सेम लैंडर का पॉइंट है, सिर्फ वर्ड चेंज करना है, ई से एम्प्लॉय को, जी से गवर्नमेंट को। ये मैंडेटरी ऑडिट ये सब बता दिया था हमने। इनहेरेंट लिमिटेशन फीफा टाइम बताया था मैंने। यहां से आज न्यूज शुरू होगा, ये भी हो गया था, नहीं हुआ है ना। हाँ तो चलो आज थोड़ा तुमको बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, बस रिपीटेड चीज पढ़ो थोड़ा बोरियत होता है। कहाँ है इसका वो, चलो एवरीवन सबसे पहले एंगेजमेंट। क्या होता है एंगेजमेंट एवरीवन, सगाई नहीं ना। तो यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, शॉ लिमिटेड ने, शॉ लिमिटेड जो कंपनी है, ये शॉ लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के मैनेजमेंट में है ज्योति शॉ, ये मैनेजमेंट में, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने या इस कंपनी ने एक ऑडिटर विवेक गुप्ता को अपॉइंट किया, एक CA विवेक गुप्ता को अपॉइंट किया, इसी को एंगेजमेंट बोलते हैं। जैसे मैं भी इसको दूसरी वर्ड में बोलता हूँ, शॉ लिमिटेड कंपनी ने एंगेज किया, अपॉइंट किया पे क्या वर्ड बोला मैंने, एंगेज किया CA विवेक गुप्ता को एक एक्टिविटी के लिए, एक एक्टिविटी के लिए, वो एक्टिविटी किया ऑडिट, उसके लिए क्या किया, एंगेज किया। अच्छा जो काम करना है ऑडिट उसको बोलेंगे एंगेजमेंट एक्टिविटी, क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट। तो ये एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुमको एंगेज किया जा रहा है, और क्यों एंगेज किया जा रहा है कि तुम एक ऑडिट की एक्टिविटी क्या करोगे उस एंगेजमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करोगे, फुलफिल करोगे। तो एंगेजमेंट सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कई बार इंग्लिश में लोग बोलते हैं कि मैंने इस बंदे को मेरे पास एंगेज किया है, एंगेज तो अपॉइंट किया है काम करने के लिए, समझ में आ रहा है एवरीवन। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि ऐसे इस कंपनी का और विवेक गुप्ता का, इन दोनों के बीच में एंगेजमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑडिट एक्टिविटी करने के लिए, समझ में आ रहा है एवरीवन। देखो अरेंजमेंट टू डू समथिंग, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूँ, अरेंजमेंट ना, टू डू समथिंग, डू समथिंग क्या हो सकता है, ऑडिट। ये तो ये लोग ने एकदम सिंपल वर्ड में बोला है। अब प्रॉपरली यहाँ पे ऑडिट के हिसाब से उसने मीनिंग बोला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिट से अगर रिलेटेड बात करें हम लोग, इट मीन्स ए फॉर्मल एग्रीमेंट, मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट बोलो या कॉन्ट्रैक्ट। गाइस फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइज बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट, उसको फॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं। बचपन में तुम लेटर लिखते थे, दो प्रकार के लेटर आते थे, इनफॉर्मल दोस्त यार को कुछ भी कैसे भी लिख के भेज दो, बट फॉर्मल क्या होता है, बिजनेस लेटर होते हैं एकदम प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे शॉ लिमिटेड और ऑडिटर दोनों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज एग्रीमेंट हो रहा है, राइट एवरीवन। तो इट मीन्स ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, ऑडिटर विवेक गुप्ता, क्लाइंट शॉ लिमिटेड। तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो रहा है और उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ है, अंडर विच, उस एग्रीमेंट में ऑडिटर ने एग्री किया है, ऑडिटर ने एग्री किया है टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑडिटिंग सर्विस, मतलब मैं उनको ऑडिट का सर्विस दूंगा, बराबर है। तो सिंपल वर्ड में तो लोग ने बोल दिया है कि एक अरेंजमेंट है टू डू समथिंग, वो छोड़ दो, ऑडिट की टेक्निकल वर्ड का याद रखो। अच्छा ये जो भी शर्तें, ये जो एग्रीमेंट बना तो उसके अंदर बोलो ना, अंडर विच ऑडिटर एग्री टू प्रोवाइड ऑडिट सर्विस। तो मैंने उस एग्रीमेंट में क्या बोला है कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट सर्विस देगा, बिकॉज क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया है तो मैं उनको क्या करूंगा, ऑडिट सर्विस दूंगा, उसके लिए फीस लूंगा। तो कुछ शर्तें डिसाइड होंगी कि नहीं। तो ये एग्रीमेंट के जो शर्तें हैं ये पेपर पे लिखते, लेटर फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, लेटर। जब इस शर्तों को तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेटर फॉर्मेट में लिखते हो तो इसको बोलते हैं टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट लेटर, सिंपल वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एंगेजमेंट लेटर क्या है, तो वही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट को लेटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये एंगेजमेंट लेटर के बारे में डिटेल में ऐसे 210 में भी ये वापस से आता है, समझा एवरीवन। तो तुमको ये वाला याद रखना है, ये याद रखना है, और जब उसको लेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंगेजमेंट लेटर, समझा एवरीवन। अब यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। गाइस एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, देखो बाहर का सीए, हर कंपनी में, अभी तुम्हारा कंपनी लॉ में 138 तो हुआ नहीं ना, वो बाकी है।
कंपनी के अंदर जो हम लोग सीए, इंडिपेंडेंट सीए, जो साल में 10 दिन जाता है और पूरे साल की ऑडिट करके आता है, उसको एक्सटर्नल ऑडिटर भी बोलते हैं, या उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर बोलते हैं। एक ऑडिटर और होता है जो तुम कंपनी लॉ में पढ़ोगे, तो इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं। ये ऑडिटर नाम का है, ये जैसे कंपनी के मजदूर 365 दिन जाते हैं ना ऑफिस, ये भी डेली जाता है। तो ये बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज अगर तुम 365 दिन एक कंपनी में डेली जा रहे हो, और नॉर्मली ये कौन होता है इंटरनल ऑडिटर, कंपनी का ये एम्प्लॉय होता है, तो क्या ये कंपनी से इंडिपेंडेंट होगा? नहीं। क्या कंपनी के प्रभाव में काम करेगा? यस। तो इसको इंटरनल बोलते हैं। लेकिन हम लोग मेन ऑडिट पढ़ रहे, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मेन ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, ईयर एंड में आएगा, ऑडिट करेगा, 10 दिन में अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा, तो उसको एक्सटर्नल ऑडिटर बोलो या स्टैट ऑडिटर बोलो, या तुम इंटरनल तो इधर आएगा ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलो, बराबर ना। एक्सटर्नल बोलो या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलो या इंटरनल सॉरी इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलो। देखो यहाँ पे बोल रहे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, तो कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हैं हम लोग? ऑडिट की एक्टिविटी। अब उस ऑडिट की एक्टिविटी, अभी अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट सपोज किसी को गुड सप्लाई करने का, तो हम बोलेंगे गुड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या वर्ड दिया? एंगेजमेंट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ गुड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ गुड सप्लाई करने का एंगेजमेंट है, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एंगेजमेंट है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं ऑडिट करूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या मैं बोल सकता हूँ वो ऑडिट एंगेजमेंट है? अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? थोड़े वर्ड डिफिकल्ट, ध्यान देना। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर रहेगा और ऑडिट एंगेजमेंट करेगा, ऑडिट का एक्टिविटी ऑडिट करके हमको देगा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अब देखो इसका फायदा है क्या, क्यों लोग, पर्पस क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्यों करवाते हैं लोग, क्यों करवाते बताओ? एक इंडिपेंडेंट सीए आएगा, इंडिपेंडेंटली बिना दबाव की कंपनी की सब कुछ चेक करेगा, कंपनी का जो भी पोजीशन है, कंपनी सही है गलत है, वो इंडिपेंडेंटली लिख के देगा। ये रिपोर्ट किसके पास जाएगा? यूजर क्लोजली के बाद। बताओ उनको पता चलेगा कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, तो उनको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो पर्पस क्या है, इससे क्या होगा? एनहेंस होगा। एनहेंस मतलब इंप्रूव होगा, एनहेंस मतलब इंप्रूव होगा द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंट ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एफएस, मतलब क्लोज जी। डेफिनेटली वो लोगों को इंटरनल ऑडिटर पे ट्रस्ट नहीं है, इंटरनल ऑडिटर तो कंपनी का ही आदमी है, वो तो गलत चेकिंग करेगा, वो उनका ही बंदा है, मिली भगत रहेगी, वहां इंडिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, उस रिपोर्ट पे ये लोग ट्रस्ट करते हैं, इंटेंडेड यूजर मतलब क्लोज, ये लोग ट्रस्ट करते हैं, तो इनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, एनहेंस इंप्रूव होता है इनका कॉन्फिडेंस। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सच एंगेजमेंट आर ऑल्सो रीजनेबल। तुम लोग को बताया हम लोग ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। बट मैंने एक चीज बोला, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये रीजनेबल मेन एश्योरेंस मतलब 100% के बराबर भी है, लेकिन वो तुमको आगे समझेगा क्यों बराबर। ठीक है एवरीवन, ये था इसका एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहां से गाइस कुछ काम की चीज शुरू हो रही है। अब ध्यान सुनना, ये बताने के पहले मेरे को कुछ दूसरे टॉपिक्स बताने पड़ेंगे तुमको, मुझे लिखना पड़ेगा। चलो सुनो एवरीवन, यहाँ पे क्या नाम है चिंटी तेरा? पायल। पायल को हम लोग ने अपॉइंट किया शॉ लिमिटेड के काम के लिए। क्या ये हो गया था? ये बाकी था? चलो शायद तुमको याद आ जाए भी हुआ था कि नहीं हुआ था। शॉ लिमिटेड कंपनी के लिए पायल को हमने अपॉइंट किया, बोला कि पायल शॉ लिमिटेड का, देखो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में? पायल और शॉ लिमिटेड में। ये हो गया एक एंगेजमेंट, लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ऑडिट। तो क्या बोलेंगे उसको? ऑडिट एंगेजमेंट। तो पायल को हमने अपॉइंट किया कि पायल ऑडिट एंगेजमेंट करेगी। कौन सा एंगेजमेंट? ऑडिट एंगेजमेंट करेगी, बराबर। फिर हमने चिंटी नाम किया स्नेहा। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? याद आ रहा है ना? यार हम लोग कितना रिपीट किया मालूम है? कल मैं दर्शन सर को बोल रहा था 3 लेक्चर आपके वेस्ट हो गए, 15 घंटे के आपके नुकसान हो गए, बराबर ना? हम 15 घंटे पीछे चल रहे। स्नेहा, स्नेहा को रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट,
रिव्यू एंगेजमेंट का मतलब बताओ, दोनों में फर्क बताया था मैंने। ऑडिट में तुम सब कुछ चेक करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर चीज चेक करते हो, जनरल पर्पज से चेक करते हो, लेकिन सब कुछ पीएनएल के हर आइटम चेक करोगे, बैलेंस शीट के हर आइटम चेक करोगे, कैश फ्लो चेक करोगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी चेक करोगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 पार्ट होते हैं जो तुम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे, वो सब कुछ चेक करेंगे। बट रिव्यू में ऐसा नहीं होता है। रिव्यू का मैंने 2 मीनिंग बताया था। पहले सपोज पायल ने शॉ लिमिटेड का 23-24 का पूरा ऑडिट कर दी, पूरा ऑडिट करके चली गई, फिर शॉ लिमिटेड के मैनेजमेंट ने क्या बोला, यार पायल तो ऑडिट करके चली गई है, बट कुछ चीजें हम लोग को वापस से चेक करवाना है, ऊपर ऊपर से कुछ चीजें। शायद पूरा ऑडिट तो पायल करके चली गई, लेकिन फिक्स एसेट शायद उनको वापस से ऊपर से क्या करना है, चेक करवाना है। अब बताओ, जो चीज ऑलरेडी हो गई उसको ऊपर से चेक करवाना है, उसको रिव्यू बोलेंगे ना, रिव्यू करना। तो उसके लिए लोग ने किसको अपॉइंट किया, स्नेहा। स्नेहा क्या करेगी, रिव्यू। एक मतलब ये होता है रिव्यू का, जहां पे सब कुछ ही चेक करते, थोड़ा बहुत ऊपर से चेक करते, बराबर है भैया। अच्छा, रिव्यू का और एक मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और अभी हम लोग अप्रैल में ही है, 1 महीने का ही ट्रांजेक्शन हुआ है और हमको 1 महीने बाद ही बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक 1 महीने का बैलेंस शीट पीएनएल मांगता है। सर 1 महीने का बनता है, हाँ बनता है, ड्राफ्ट बैलेंस शीट पीएनएल बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो 1 महीने का चाहिए, तो अब वो 1 महीने का चेकिंग कौन करेगा, तो वो चेकिंग करने के लिए पायल को नहीं बुलाएंगे, स्नेहा को बुलाएंगे। जब तुम थोड़ा बहुत चेकिंग करते हो, 12 महीने से कम की चेकिंग करते हो, ऊपर से चेकिंग करते हो, या कोई ऑडिट हो गया है पूरा, उसमें की कुछ चीजें ऊपर से चेक करो, उसको बोलते रिव्यू। क्या बोलेंगे, रिव्यू। रिव्यू ऑलवेज ऊपर से। ऑडिट पूरे 3 घंटे का मूवी है और रिव्यू उस मूवी का, जैसे मूवी का रिव्यू देते हो 5 मिनट में, तो रिव्यू ऐसा है। रिव्यू में भी तुम बैलेंस शीट पीएनएल चेक करो, बट कुछ आइटम चेक करो और ऊपर से चेक कर, या तुम 12 महीने में 1-2 महीने का ही आइटम चेक करो, या पूरे 12 महीने में तुम एक ही एसेट चेक कर रहे हो, वो भी ऊपर से चेक। बट ऑडिट में तो हम लोग पूरा 12 महीने का हर एक आइटम जनरल पर्पस से चेक करते। ये समझा मैंने क्या बोला, एवरीवन? ठीक है, चिंडी तेरा नाम क्या, प्रियंका। लास्ट टाइम सब ऐसे आ रहा था मेरे ख्याल से, पीपी आ रहा था, तुम लोगों ने याद रहता है, मेरे को सब याद रहता है। प्रियंका को हमने अपॉइंट किया एश्योरेंस एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए। गाइस देखो, मैंने तुमको बताया था, मुझे तो ऑडिट किसका करते हो तुम लोग, एफएस का। किसका करते हो, एफएस। बनेगा कि पहले ऑडिट होगा, और रिव्यू में भी पहले एफएस बनेगा बाद में रिव्यू होगा ना। तो एफएस कौन सा आइटम है, हिस्टोरिकल। एफएस कौन सा डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। लेकिन जो एश्योरेंस है, एश्योरेंस ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है या तो प्रेजेंट डेटा पे या तो फ्यूचर पे, या तो प्रेजेंट डेटा पे या तो फ्यूचर पे। एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम लोग आगे थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट हिस्टोरिकल स्टेटमेंट पे नहीं होता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल पे होता है, करंट डेटा पे या फ्यूचर डेटा पे। समझा मैंने क्या बोला, उस पर भी हम लोग आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। प्रियंका के बगल वाली क्या नाम है, हाँ हो गया ना, पीपी, पल्लवी। पल्लवी को हम लोग सबसे घटिया रिलेटेड सर्विस, याद है किसी को क्या बताया था मैंने, एक ही कंपनी के 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, 4 अलग लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को एंगेजमेंट बोलेंगे। उसमें जो एक्टिविटी कर रहे, ऑडिट करे तो ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटी बोलेंगे, रिव्यू करे तो रिव्यू एंगेजमेंट एक्टिविटी बोलेंगे, एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो एश्योरेंस एंगेजमेंट एक्टिविटी बोलेंगे, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट एक्टिविटी बोलेंगे। पल्लवी रिलेटेड सर्विस करिएगा। रिलेटेड सर्विस क्या है, जैसे पल्लवी किसी कंपनी का अकाउंटिंग करके दे रही है, अकाउंटिंग में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, गधेलू का काम। बहुत सारी कंपनी लोग सीए को भी अपॉइंट करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो पल्लवी को अकाउंटिंग के लिए अपॉइंट किया। उस अकाउंटिंग को बोलते हैं हम लोग कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एक्टिविटी या अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे,
अकाउंटिंग, वो काम ये यहाँ पे करती है। तो अकाउंटिंग में कोई देखो, ऑडिट में तुम ओपिनियन देते हो कंपनी अच्छा है कि बुरा, रिव्यू में भी और एश्योरेंस में भी, ये तीन जगह पे तुम कुछ ना कुछ ओपिनियन देते हो। अभी तक मैंने एश्योरेंस डिटेल डिस्कस नहीं किया, ये तीनों जगह पे तुम क्या करते हो, अपनी रिमार्क देते हो, ओपिनियन देते हो। बट रिलेटेड सर्विस में तुम कोई ओपिनियन नहीं देते हो। रिलेटेड सर्विस में कंपनी के छोटे मोटे काम कर, रिलेटेड काम कर। तो जैसे इसने अकाउंटिंग वर्क कर लिया, अकाउंटिंग करने में क्या एश्योरेंस देना, उसने भाई एंट्री मारा, फाइनल अकाउंट बना के दे दिया कंपनी। अच्छा, अगर पल्लवी जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रही है, रिलेटेड सर्विस कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रही है, क्या वो उसी कंपनी को ऑडिट कर सकती है? नहीं, मैंने कहा था इंडिपेंडेंसी होना चाहिए। तुम चाहिए तो एक सीए को अपॉइंट करके अकाउंटिंग कराओ, लेकिन जो सीआ दूसरा सीए होगा ऑडिट करने वाला, वो अलग होना चाहिए। तो अकाउंटिंग तुमने पल्लवी से कराया श्योर लिमिटेड ने, तो ऑडिट तुम किससे करवाओ, पायल से करवाओ, दूसरे सीए से। समझ रहे मैंने क्या बोला एवरीवन? या कुछ इसमें काम आते जो फाइनल का टॉपिक है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इसी में रिलेटेड। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब मेरा जीएसटी रिटर्न कर दे, ठीक है, कंपनी का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, छोटा मोटा जो भी काम होता है उसमें कोई एश्योरेंस होता नहीं है। वो भी किस पे होता है, अदर देन हिस्टोरिकल, या तो करंट डेटा होता है या फ्यूचर का डेटा। ये भी रिलेटेड सर्विस किस पे होता है, या तो करंट डेटा या फ्यूचर। ज्यादातर ये करंट डेटा होता है। कौन सा होता है, करंट। जैसे भी तुम करंटली अकाउंटिंग कर रहे हो, हुआ नहीं है, कर रहे हो, तो वो क्या है, करंट डेटा पे हो गया और उस पर ऑडिट करें तो वो हिस्टोरिकल है, बराबर की नहीं। तो ये दोनों चीजों अदर देन हिस्टोरिकल पे होता है, बराबर है। क्या याद है, ये हम लोग ने किया था, मैंने तुमको कैसे बताया था कि एंगेजमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी काम, तो उस काम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक डिपेंड करता है हिस्टोरिकल एफएस पे, और एक अदर देन हिस्टोरिकल एफएस पे, अदर देन हिस्टोरिकल एफएस पे। हिस्टोरिकल एफएस पे दो काम होता है, एक होता है ऑडिट जो फाइल करेगी, ऑडिट के कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे ऑडिट एंगेजमेंट। क्या बोलेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट। और मैंने क्या बोला था, अगर इसको ऑडिट अच्छे से करना है, जैसे कंपनी को अच्छे से अकाउंटिंग करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दोनों बोल सकते हो। तो ऑडिटर को अच्छे से ऑडिट करना है, अच्छे से ऑडिट एंगेजमेंट करना है, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर की नहीं एवरीवन? अरे बोलो यार। तो ये एंगेजमेंट करने के लिए इसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना पड़ेगा। और ऑडिट में हम लोग कौन सा एश्योरेंस देते, रीजनेबल एश्योरेंस, राइट एवरीवन? अरे बोलो यार। देन सेम यहाँ पे रिव्यू, जो क्या नाम था इसका, चिंडी का स्नेहा, स्नेहा अगर रिव्यू का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोलेंगे रिव्यू एंगेजमेंट कर रही है। रिव्यू के लिए भी, अगर तुमको रिव्यू अच्छे से करना है तो उसके लिए भी सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो रिव्यू का काम कैसे करेगा एक सीए, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड बनाए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। मैंने क्या बोलता है, ये जो सारे स्टैंडर्ड्स है, ये सब गाइडेंस है कि सीए ऑडिट कैसे करेगा, सीए रिव्यू कैसे करेगा। ये स्टैंडर्ड्स हमारे लिए भगवत गीता है, समझ में आ रहा है? ये फॉलो करके तुम अच्छे से ऑडिट कर सकते हो, ये फॉलो करके अच्छे से रिव्यू कर। तो रिव्यू के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया है बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। गाइस, रिव्यू में हम लोग ऊपर ऊपर से चेक करते हैं। रिव्यू में जो एश्योरेंस होता है वो लोअर एश्योरेंस होता है। क्या होता है, लोअर एश्योरेंस। यहाँ पे रीजनेबल होता है, लोअर या लिमिटेड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड एश्योरेंस होता है। रिव्यू में कौन सा एश्योरेंस होता है, लिमिटेड, और मैं भी थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पे ज्यादा चेकिंग करते नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस होता है। अदर देन हिस्टोरिकल पे दो एंगेजमेंट हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो किसका है, प्रियंका। एश्योरेंस का अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो क्या बोलेंगे, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये अदर देन हिस्टोरिकल पे। अब इसको करने के लिए भी सीए लोग ही करती है चारों का, इसको करने के लिए भी कुछ भगवत गीता, कुछ रूल बुक गाइडेंस बनाया है जो सीए प्रियंका फॉलो करके करेगी, जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, बराबर। और यहाँ पे भी एश्योरेंस लिमिटेड होता है, अभी वो तुमको पता नहीं क्यों लिमिटेड है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँ क्या होता है। यहाँ पे एश्योरेंस लिमिटेड होता है, ठीक है। ये एश्योरेंस वाला थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर दो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ना है। इसके दो एग्जाम्पल दिए अपने बुक में, एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक होता है इंटरनल कंट्रोल। ये दो चीजें इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो तुमको समझ जाएगा कि यहाँ पे भी कम एश्योरेंस है, ज्यादा एश्योरेंस नहीं। देखो, रीजनेबल एश्योरेंस 70-80% ट्रस्ट कर सकते हैं, लिमिटेड मतलब 50 या उसके नीचे, तो ये दोनों यहाँ पे 50 या उसके नीचे एश्योरेंस।
समझ क्यों है थोड़ी देर में समझ। रिव्यू का तो तुमको समझ गया, ऊपर ऊपर से चेक करते तो डेफिनेटली वो 50% या उसके नीचे ही होगा। एश्योरेंस का थोड़ी देर में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और एक बच गया जो सबसे छपरी काम है, ये लास्ट वाली चिंटी, क्या नाम है, हाँ पल्लवी। पल्लवी का जो वर्क है वो है रिलेटेड सर्विसेज। अब भाई सीए जनरली रिलेटेड सर्विस ज्यादा बड़ी कंपनीज अपॉइंट नहीं करती सीए लोग को, बिकॉज उनको अकाउंटेंट मिल जाती, लेकिन बड़ी कंपनी को अकाउंटिंग भी किससे करवाना है, सीए से। तो उस टाइम पे सीए अकाउंटिंग करे और अच्छा अकाउंटिंग करना है तो उसको क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, एसआरएस क्या बोलेंगे। और यहाँ पे कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया जाता, मैंने ऑलरेडी बोला, यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, कोई ओपिनियन कोई रिमार्क नहीं दे रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम जीएसटी रिटर्न कर रहे हो, रिलेटेड सर्विस करो, तो यहाँ पे कोई तुम ओपिनियन नहीं दे रहे हो, ओनली एंड ओनली क्या कर रहे हो तुम, अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ओनली अकाउंटिंग कर रहे हो। समझा एवरीवन मैंने क्या बोला, रिलेटेड सर्विस में सारे बच्चे क्या चारों चीजें समझ में आई। ये चारों को एक साथ बोलेंगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड से, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू है, एश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस है, रिलेटेड सर्विस के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस है। इन चारों को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। कल हमने पूछा इसको पायल को, तो ऑडिट एंगेजमेंट कर रही, तो तेरे को कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करना है, मतलब ऑडिट करने के लिए कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करती है, बोलेगी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कल हम प्रियंका को पूछेंगे भाई तेरे को अगर एश्योरेंस करना है तो एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये बोलेगी स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस। ये समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा चारों काम में, चारों का एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं। चारों काम अगर क्वालिटी से हो, अच्छी क्वालिटी से, तो उसके लिए एक और स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। चारों के लिए एक ही है। चारों में क्वालिटी अगर मेंटेन करना है, चारों में क्वालिटी मेंटेन करना है, तो चारों के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया है जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, जो हम लोग लेसन नंबर 11 में स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, SQC 1, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, अभी यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने बोला ये चिंटी को ऑडिट करना है, तो ये ऑडिट कैसे करेगी, उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेगी, उसमें टेक्निकल नॉलेज है कि ये ऑडिट कैसे करेगी। बट वो ऑडिट में क्वालिटी लाना है तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी का मतलब है इसको टाइम पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अप्रोच से काम करना पड़ेगा, अच्छी टीम लेके जाके काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ तुमको टेक्निकल नॉलेज देगा कि ये चीज ऐसे चेक करना है, ये चीज ऐसे चेक करना है, बट उसके लिए क्वालिटी टीम खड़ा करना, डिसिप्लिन टीम खड़ा करना, वो सब कहाँ लिखा है, SQC 1 गाइडेंस करता है कि एक सीए ऑफिस अपने ऑफिस में क्वालिटी वाली चीजें कैसे बनाएगा। मतलब ऑफिस में एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल बनाओ, अपने स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दो, तो जाके फिर वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके वहां पे अच्छे से ऑडिट कर सकता है। और थोड़ी देर में SQC 1 जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर ये चिंटी रिव्यू वाली, सिर्फ ये भी सीए, इसके भी ऑफिस में रिव्यू करने जाना है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू तो टेक्निकल नॉलेज देगा कि तुम रिव्यू कैसे करोगे, लेकिन वो करने के लिए तुमको अच्छे स्टाफ चाहिए, डिसिप्लिन स्टाफ चाहिए, ऑफिस का अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। फिर खुद जो सीए वो स्टैंडर्ड रिव्यू करने वाला है, वो खुद के पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो सब कहाँ लिखा है, वो SQC 1 में लिखा है। कहाँ लिखा है, SQC 1 में। सेम ये एश्योरेंस वाले को भी ये फॉलो करना पड़ेगा, सेम रिलेटेड सर्विस वाले को भी ये फॉलो करना। और थोड़ा देर रुको, तुमको समझ में आएगी ये ऑडिट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, सब टेक्निकल चीज है, बराबर ना। टेक्निकल नॉलेज होना सिर्फ उससे काम नहीं होता है, साथ में डिसिप्लिन होना, लीडरशिप क्वालिटी होना हर काम में, वो सब कहाँ दिया है, क्वालिटी कंट्रोल में। तो चारों को, चारों कोई भी एक्टिविटी करे सीए, चारों एक्टिविटी में क्या फॉलो करना जरूरी है, साथ में स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये समझ में आ रहा है, बोलो यार। और एश्योरेंस कितनी जगह पे दे रहे हैं हम लोग, मुझे बताओ कहाँ कहाँ हम लोग ओपिनियन देंगे, ऑडिट पे देंगे, रिव्यू में देंगे और एश्योरेंस में, ये 3 जगह पे एश्योरेंस देंगे। अच्छा मैंने क्या बोला था, इसका नाम प्राइमरली एश्योरेंस ही है और यहाँ एश्योरेंस देते हैं। ऑडिट का प्राइमरी नाम क्या, ऑडिट, बट यहाँ एश्योरेंस देते कि नहीं, तो सेकेंडरी नाम हम ऑडिट को एश्योरेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते, सेकेंडरी नेम। से रिव्यू का प्राइमरी नेम क्या है, रिव्यू, पहली नजर में रिव्यू है बट उसमें एश्योरेंस देते कि नहीं, तो क्या इसको भी एश्योरेंस बोल सकते कि नहीं। तो मैंने क्या बोलता, हम 3 लोग को एश्योरेंस बोल सकते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट तो प्राइमरी भी एश्योरेंस है, सेकेंडरी भी एश्योरेंस है। ऑडिट वाला पहली नजर में ऑडिट एंगेजमेंट है,
बट उसमें एश्योरेंस देते ओपिनियन, इसलिए उसको भी एश्योरेंस बोल सकते। सिर्फ रिव्यू वाले को रिव्यू ही बोलेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग ओपिनियन देते तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, एश्योरेंस बोल सकते। ये समझा क्या बोला मैंने? क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो मॉड्यूल में दिया है तो वहां एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ ये वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं, 3 चीजें आएगी। कितनी चीजें? 3। ऑडिट भी आएगा एश्योरेंस में और रिव्यू भी। ऑडिट और रिव्यू क्यों आ रहे? उनका सेकेंडरी काम है एश्योरेंस, मेन काम क्या? ऑडिट और रिव्यू। और एश्योरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका प्राइमरली ही क्या है, वो एश्योरेंस। ये समझा? तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या आएगा मुझे बताओ? क्या रिलेटेड सर्विस आएगा एश्योरेंस में? क्या आप बोल सकते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिट भी आ सकता है, रिव्यू भी आ सकता है और खुद एश्योरेंस आ सकता है? क्या रिलेटेड सर्विस आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज उसमें कोई एश्योरेंस देते नहीं है, उसमें कोई एश्योरेंस देते नहीं है। समझे एवरीवन? देखो यहाँ पे अभी पढ़ते इसको, ऊपर की लाइन पढ़ने के पहले अंदर की लाइंस पढ़ते तो समझेगा। एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, कल गाइस तुमको न्यू वाली बुक मिल जाएगी, सिद्धार्थ के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, यह नया कर्तव्य उसके साथ दर्शन सर को मैं आज दे दूंगा। ये कलरफुल वाली न्यू बुक मिल जाएगी। पहला लेसन भी यहाँ से स्टार्ट किया तो उसको पूरा यहीं से खत्म करूंगा। सेकेंड लेसन जब स्टार्ट करूंगा तो मैं न्यू वाला पीडीएफ इसमें ओपन करूंगा, ठीक है? तो एवरीवन, एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। और मैं बता रहा हूँ, तुम अगर जो बच्चे रोज मॉड्यूल ओपन करे ना, तुमको दिखेगा सब कुछ मॉड्यूल ही है, सब कुछ मॉड्यूल ही है। अरे मॉड्यूल ही माई बाप है हमारा, मॉड्यूल का ही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और मैंने तुमको 4 क्वेश्चन भी कहाँ से दिए थे? मॉड्यूल से। केस स्टडी भी कहाँ से था? और मुझे पूरा यकीन है किसी ने भी नहीं किया, पक्का डाउट नहीं है। एक एमसीक्यू है वहां पे, वो एमसीक्यू थोड़ा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज करता है कि सारे एस्पेक्ट कवर करना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट। वो आया तुमको? ऑल एस्पेक्ट कौन सा कवर होना चाहिए? ओनली फाइनेंस के रिलेटेड। एक एमसीक्यू जाके देखो, वो तुम लोग ने भी किया नहीं होगा। लेसन के एंड में, लेसन के एंड में एक पहला एमसीक्यू होगा। आप पहला एमसीक्यू होगा, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, लाउडली पढ़ो। ना ना, एमसीक्यू, ये केस स्टडी एमसीक्यू है, ओनली एमसीक्यू। केस स्टडी एमसीक्यू अलग होता है और ओनली एमसीक्यू अलग होता है। तुम लोग ने केस स्टडी करने के लिए लिया था ना, तो उसमें का क्या था? पहले एमसीक्यू। हाँ, क्या लिखा था? आप जो केस स्टडी तुमको होमवर्क दिया था तो पहले एमसीक्यू क्या था? हाँ, क्या था? नहीं, ये नहीं, दूसरा पढ़। नहीं, ये भी नहीं। एक है उसमें एमसीक्यू जहाँ पे वो बोलता है फाइनेंशियल, कौन? थर्ड है, रीड कर थर्ड। क्या बोल रहा है वो लड़का वहां पे? केस स्टडी देखो पहले पढ़ने का, 4 लड़के कुछ बात कर रहे तुम्हारे जैसे, ये कि जिंदगी में पहली बार ऑडिट पढ़ेंगे, फिर हमने ऑडिट के बारे में ये सुना है। जो लोग क्लास बैठते थे वो लोग ने कुछ सुना है, जो लोग नहीं बैठते थे उनको कुछ भी नहीं पता है, पूरा वही बना है प्रैक्टिकल। फिर उसमें एक लड़का बोल रहा है कि ऑडिट में सारे एस्पेक्ट कवर करना पड़ता है, और बोल रहा है हर एक एक ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ता है। अब तुम बताओ उसमें से क्या क्या ऑप्शन है, क्या राइट है? हाँ तो मुझे तो हम लोग ऑल एस्पेक्ट कवर करते कि ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल, ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल। जब मैंने तुमको पढ़ाया था स्कोप, मैंने लिखा था वहां पे, क्या लिखा था? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट। अगर जब मैं ऑल एस्पेक्ट सिर्फ बोलता हूँ ना, तो एचआर डिपार्टमेंट भी आ जाता है, मार्केटिंग भी, सब कुछ आ जाता है। बट हम लोग को ऑल एस्पेक्ट रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। ऑल एस्पेक्ट रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर तुम ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी बोलोगे तो सब आ जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट सब कुछ, नहीं सब नहीं, ऑल एस्पेक्ट सिर्फ किसका? फाइनेंस का। ये ध्यान देना, समझ में आया? चलो आज अपने इधर 3 पार्टी वाले में फटाफट। एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट,
एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो तुम अगर मेरे साथ क्वेश्चन करते जाओगे तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि पहले के बैचेस में मैंने क्वेश्चन तो साथ में कराया नहीं है, बैच मैंने आधे में उठाया था प्रीतम लोग का, इसलिए मैंने उसमें वैसा नहीं किया था। बट जिस बैच में मैं भी स्टार्टिंग से करवाता हूँ उसमें जितना टॉपिक हो रहा है उतना क्वेश्चन भी तुमको रोज का रोज क्या करना है, करते जाना है। आ जाओ एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। गाइस एश्योरेंस मतलब अभी हम लोग ने बोला यहाँ पे 3 चीज आएगा। मेन एश्योरेंस तो आएगा ही, इस टॉपिक के लिए ऑडिट भी क्या है, एश्योरेंस, और रिव्यू भी क्या है, एश्योरेंस। एंगेजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या एलिमेंट। पहले तो 3 पार्टी होती है, 3 लोग मिलेंगे। कितने लोग, 3 लोग। एक होगा रेस्पॉन्सिबल पार्टी। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा अंग्रेज का टाइप का, यहाँ पे सब वर्ड को थोड़ा ना, वो एक होता है नॉर्मल इंग्लिश, एक होता है साउथ बॉम्बे वाला इंग्लिश, अब वो अंग्रेज वाले लोग हैं। जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं ना, ये अंग्रेज लोग बोलते हैं उसको रेस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। एक पार्टी कौन होगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कंपनी का अकाउंटिंग करवा के लेना, बराबर की नहीं। तो इसी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा मैनेजमेंट क्यों अकाउंटिंग कर रहा है, क्योंकि जो यूजर है, अब नॉर्मल लोग यूजर बोलते हैं, क्लोज जी, यूजर शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया तो मैनेजमेंट से हिसाब किताब मांगेगा नहीं मांगेगा। तो मैनेजमेंट हिसाब किताब किसके लिए कर रहा है, यूजर के लिए। उस यूजर को यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेंडेड यूजर। क्या बोल रहे हैं, इंटेंडेड यूजर। वो अंग्रेज लोग है, यूजर को इंटेंडेड यूजर बोल रहे, मैनेजमेंट को रेस्पॉन्सिबल पार्टी बोल रहे। अच्छा अभी इंटेंडेड यूजर का क्या बोलना है, मैनेजमेंट को, देख तू हिसाब किताब दे रहा है, हमने धंधे में पैसा लगाया तो हिसाब किताब दे रहा है, हम नहीं बोलते कि तू गलत है, बट हम लोग तेरे ऊपर कैसे ट्रस्ट करें, तू ही हिसाब किताब कर रहा है और तू ही बोलेगा सब कुछ सही है, तो नहीं चलेगा। तो यूजर लोग मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे, तो एक बंदे को अपॉइंट कर, एक बंदे को अपॉइंट कर, ऑडिटर को, जो इंडिपेंडेंट आदमी आएगा। तेरा काम अगर सही है तो क्यों डर रहा है, एक इंडिपेंडेंट आदमी को लाओ, वो तेरा हिसाब किताब चेक करेगा, हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट आदमी को अपॉइंट करेगा, किसके बोलने पे, इंटेंडेड यूजर के बोलने पे। वो कौन होता है, ऑडिटर। कौन होता है, नॉर्मल लोग ऑडिटर बोलते हैं, साउथ बॉम्बे वाले उसको प्रैक्टिशनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, रेस्ट इन पीस, बराबर ना। जहां ये 3 लोग आगे वहां झगड़ा ही झगड़ा है, ठीक है। 3 पार्टी है, कौन कौन, रेस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, और हर कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 लोग रहेंगे। पहले रेस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब देखते, पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिट और रिव्यू करें तो क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट में क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें भी एश्योरेंस देते। रिव्यू में भी क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल। लेकिन अभी तक मैंने एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो मेन एश्योरेंस है, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल डेटा नहीं चेक करते, वहां पे चेक करते हैं प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, जो पढ़ना बाकी। वहां पे चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, जो पढ़ना बाकी। तो सब्जेक्ट मैटर अगर ऑडिट है और रिव्यू, तो क्या होगा, एफएस प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। लेकिन अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट है मेन वाला, तो वहां पे जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते। क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या मैंने बोलता ये इंटरनल कंट्रोल कौन डिजाइन करेगा, कंपनी को अच्छी अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए अच्छे कंट्रोल कौन डिजाइन करता है, कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी करेगी, मैनेजमेंट ही। तो इंटरनल कंट्रोल भी किसके लिए होता है, एश्योरेंस के लिए। तो ऑडिट के लिए गाइस क्या, तुम्हारा एफएस प्रिपेयर कौन करेगा, मैनेजमेंट। रिव्यू के लिए भी एफएस कौन, मैनेजमेंट। एश्योरेंस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट करेगा। और एश्योरेंस में एक चीज और होता है, इंटरनल कंट्रोल, उसके लिए भी कौन प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा। ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गया रेस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर है इंटेंडेड यूजर। अब इंटेंडेड यूजर कौन है भाई, क्लोज जी। इंटेंडेड यूजर कौन है, क्लोज जी, जिनके लिए ऑडिटर ये ऑडिट करके रिपोर्ट देगा। पर्सन फॉर हुम एन एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। क्या ऑडिट में एश्योरेंस देते हैं, यस। क्या रिव्यू में देते हैं, यस। क्या एश्योरेंस में देते हैं, यस। जिनके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे, द पर्सन फॉर हुम, जिनके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट बन रहा है, जिनको इंडिपेंडेंट एश्योरेंस चाहिए, वो सब कौन है, यूजर ही है ना, इंटेंडेड यूजर। इनका 2 मीनिंग दिया, एक ये और आगे और एक दिया है। दिस पर्सन में यूज दिस रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट जिनके लिए बना है वो रीड करने के बाद क्या करते हैं, डिसीजन लेते। अब मैंने ऑडिट करके रिपोर्ट दे दिया, तुमने देखा यार सीए बोल रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, तो तुम और इन्वेस्ट करोगे, तो तुम डिसीजन ले रहे हो कि और इन्वेस्ट करे। अगर सीए की रिपोर्ट में कंपनी अच्छी है, तुम डिसीजन लोगे कंपनी में से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ले, कंपनी में इन्वेस्ट ना करेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो ये इंटरनेट यूजर कौन है, नॉर्मल यूजर ही है, क्लोज जी है। आर आई और पी कौन है, प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर कौन है, ऑडिटर ही है। तो यहाँ पे पर्सन हु प्रोवाइड एश्योरेंस, क्या ऑडिट करने वाला एश्योरेंस देता है, यस। क्या रिव्यू करने वाला एश्योरेंस देता है, यस। अरे बोलो यार, क्या एश्योरेंस वाला एश्योरेंस देता है, यस। तो तीनों ही कौन हो गए, प्रैक्टिशनर।
अब देखो प्रैक्टिशनर एक ब्रॉडर बड़ा वर्ड है देन दी वर्ड ऑडिटर। देखो जब कोई सीए ओनली ऑडिट करता है, ओनली ऑडिट, तो उसको ऑडिटर बोलेंगे, बराबर ना। लेकिन अगर कोई सीए ऑडिट करे तो एश्योरेंस देगा, रिव्यू करेगा तो एश्योरेंस देगा, और एश्योरेंस करेगा तो एश्योरेंस देगा। तो प्रैक्टिशनर तीनों वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, ऑडिट के लिए भी, रिव्यू के लिए भी, और एश्योरेंस के लिए। लेकिन ओनली ऑडिट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ऑडिटर। तो बड़ा वर्ड कौन सा हुआ? प्रैक्टिशनर। ये समझा एवरीवन? ये ध्यान रखना, ऑडिट ऑडिट एंगेजमेंट ही है। इस टॉपिक के लिए उसको हमने क्या बोला? एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू रिव्यू एंगेजमेंट ही है। इस टॉपिक के लिए क्या बोला हमने उसको? एश्योरेंस। तो ऑडिट, रिव्यू एंड एश्योरेंस करने वाले को प्रैक्टिशनर बोले। तो तीन चीज कवर हो रहा है प्रैक्टिशनर, वो ब्रॉडर वर्ड है। और ऑडिटर में एक ही चीज कवर हो रहा है, ओनली ऑडिट। सर रिव्यू करने वाले क्या बोलते हैं? रिव्यूअर। क्या बोलते हैं? रिव्यूअर। तो ऑडिट में तो एक ही काम चीज कवर हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिशनर में तीनों चीज आता है, क्योंकि तीनों भी क्या है? एश्योरेंस। रिव्यू में भी एक ही वर्ड आएगा, रिव्यूअर। बट जब तीनों का एश्योरेंस बन गया, तीनों में एक ही वर्ड आएगा, प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर बड़ा वर्ड हुआ कि नहीं? बोलो यार। देखो यहाँ पे ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तुमको ऑलरेडी पता है। लेकिन वेयर प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। क्या मुझे तो प्रैक्टिशनर ऑडिट कर सकता है? यस। तो जरूरी नहीं कि ओनली हिस्टोरिकल पे ये एश्योरेंस है, बिकॉज प्रैक्टिशनर एश्योरेंस नॉन हिस्टोरिकल डेटा पे भी देता है। वो किसमें कवर होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये तुमको समझा मैंने क्या बोला? प्रैक्टिशनर हिस्टोरिकल पे भी एश्योरेंस देता है एंड नॉन हिस्टोरिकल में, बिकॉज हिस्टोरिकल में तो ऑडिट और रिव्यू आता है, और नॉन हिस्टोरिकल पे मेन वाला एश्योरेंस आता है। तो प्रैक्टिशनर, देखो ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल, नो डाउट। तो ऑडिट तो एक ही चीज कवर करता है, लेकिन प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जरूरी है कि सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और किसमें प्रोवाइड करता है? ये नॉन हिस्टोरिकल पे भी। तो बड़ा कौन हुआ? प्रैक्टिस। समझा क्या? तीनों पार्टी में समझा? रेस्ट इन पीस। तीनों जहां आएंगे झगड़ा ही झगड़ा है। मैनेजमेंट बुक्स पे कौन प्रिपेयर करेगा? ऑडिटर चेक करेगा, चेक करके फिर जब शेयर होल्डर के पास जाता है, शेयर होल्डर 50 नाटक करता है, ये चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। शेयर होल्डर मैनेजमेंट से झगड़ा करेगा, तूने ऑडिट को सारी चीजें नहीं। जहां तीनों मिल गए वहां झगड़ा चालू। रेस्ट इन पीस। समझ में आ रही है? अच्छा तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बोल रहा हूँ एश्योरेंस में ऑडिट आता है कि नहीं आता है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऑडिट करवाएंगे, तो फिर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? मुझे बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने बोल के रिव्यू कराएंगे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मिलकर क्या बोला? रिव्यू करवाएंगे सीए से। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक महीने का भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर ओनली फिक्स एसेट का डेटा भी हो सकता है, बट वो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू के लिए एक महीने का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, या पर्टिकुलर फिक्स एसेट भी हो सकता है, या ऊपर ऊपर से डेटा हो सकता है। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है? ऑडिट के लिए पूरे 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा सब्जेक्ट मैटर, राइट एवरीवन? और एश्योरेंस के लिए जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो पढ़ाना बाकी, और इंटरनल कंट्रोल, ये किसके लिए? सब्जेक्ट मैटर एश्योरेंस के लिए। तो इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामाइंड बाय प्रैक्टिशनर। ऑडिटर या प्रैक्टिशनर कौन सा इंफॉर्मेशन एग्जामाइन करेगा? चेक करेगा, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। ऑडिट के लिए एफएस, बराबर ना? तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दी एफएस। मतलब एफएस है तो उसके लिए क्या होगा? क्या कंडक्ट करेंगे? ऑडिट ऑफ एफएस। वही अगर वो बोलता है एग्जांपल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो फिर क्या होता है? एश्योरेंस। क्या होता? ये तुम लोग समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा एवरीवन, तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि कंपनी का ऑडिट करेंगे, लेकिन ऑडिट कैसे होगा? अभी मैंने बताया ऑडिट करने के लिए पायल को क्या फॉलो करना है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसको बोलते हैं सूटेबल क्राइटेरिया। ऑडिट करने के लिए कौन सा बेंचमार्क है, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा गाइडेंस है, कौन सा स्टैंडर्ड आईसीआई ने दिया है, तो क्या बोलेंगे? सूटेबल क्राइटेरिया। बस नाम बदल, ना अंग्रेज लोग साउथ बॉम्बे वाले। सूटेबल क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, बेंचमार्क भी बोलते हैं। बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट मतलब हम लोग ये बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को यूज करके इवेल्युएट मतलब चेकिंग करेंगे। किसकी चेकिंग करेंगे? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब एफएस अगर ऑडिट है, रिव्यू अगर एफएस, एंड अगेन अगर वो एश्योरेंस है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करेंगे। अगर ऑडिट है तो तुम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। एश्योरेंस है तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस। गाइडेंस, कई बार देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड तो 50 साल से बना के रखा है, फिर कुछ नई चीज आती है ना आईसीआई, उसके नया स्टैंडर्ड नहीं बनाती है, 2-3 पेज का क्या देती है? गाइडेंस। तो गाइडेंस भी क्या है? कुछ नया ऐड हुआ, 2-3 पेज का गाइडेंस भी क्या है? स्टैंडर्ड की तरह ही चीज है, तो वो भी फॉलो करेंगे हम लोग। कुछ नया लॉ है ऑडिट करने के लिए, वो भी फॉलो करेंगे। नया रूल है, रेगुलेशन, ये सब क्या है?
एक बेंचमार्क, एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड, तो फॉलो करके तुमको क्या करना है, तुम्हारा ऑडिट करना है। ये समझा एवरीवन मैंने क्या बोला? अच्छा मेरे को बताओ, 3 लोग आए, 3 लोग ने मिलकर बोला ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के लिए ऑडिटर क्या सुटेबल क्राइटेरिया की स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, या कुछ नई चीज आई तो उस पर गाइडेंस देगा आईसी या 2-3 पेज का, या नया लॉ वो सब फॉलो करके वो ऑडिट करेगा। तो जब वो ऑडिट करता है तो उसको एविडेंस मिलता है। जब हम लोग चेकिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एविडेंस। जैसे मैं गया ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला सेल बिल दिखाने, तो सेल बिल मैंने चेक किया, सेल बिल मेरे क्या एविडेंस है, बराबर। मैंने बोला कि ये बोल रही इसकी बुक में डेटर 5 लाख है, तो मतलब मेरे को तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तेरे डेटर को बोल, उसकी बुक में भी तो देखेगा ना क्रेडिटर, तो तेरे डेटर को बोल बैलेंस बता दे, बराबर की नहीं तेरे। तो ये मैं क्या ले रहा हूँ? एविडेंस कलेक्ट कर, क्या कलेक्ट कर रहा हूँ? एविडेंस। मैंने बैंक स्टेटमेंट मांगा, एविडेंस। तो मैं कैसे करता हूँ? पहले मैं क्या करता हूँ? स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ। स्टैंडर्ड में क्या दिया है? हम लोग प्रोसीजर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑडिट प्रोसीजर। जैसे इंक्वायरी भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। मैंने इससे कुछ सवाल पूछा, तीनों को एक ही सवाल पूछा, तुम्हारी कंपनी में सेल्स कैसे होता है, तो ये इंक्वायरी करने किसने बोला है? स्टैंडर्ड ने, सुटेबल क्राइटेरिया। मैंने स्टैंडर्ड तीनों को पूछा सेल्स कैसे, तीनों ने अलग अलग जवाब दिया, तो मुझे एविडेंस मिला, लेकिन कौन सा? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिला, लेकिन तीनों ने एक जैसा सवाल जवाब दिया, तो बोला चाहिए यहाँ पे तो सेल बराबर है, तीनों का एविडेंस सही है। तो तुम एक फ्लो समझो, पहले 3 लोग आएंगे, 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, ऑडिट करेंगे, फिर ऑडिट जिसके हिसाब से करेगा सुटेबल क्राइटेरिया, जब ऑडिट करेगा तो उससे क्या मिलेगा उसको? एविडेंस। उसको बोलते सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर तुमको गाइस याद रहेगा, मैंने बोला था अगर तुम ऑडिट कर रहे हो और उससे जो एविडेंस मिलता है तो बोलेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोलेंगे? ऑडिट। अगर सिर्फ तुम ऑडिट की बात कर रहे हो तो उस एविडेंस को बोलेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कहां पढ़ा था ये? पहला ही क्वेश्चन, एफएस नॉट मिसलीड में। एफएस नॉट मिसलीड में क्या लिखा था यहाँ पे? ये दिख रहा है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली, मैंने बोला एडिक्वेटली काट देना, एडिक्वेटली काट देना, सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। अगर हम लोग ऑडिट करें तो क्या वर्ड आएगा ऊपर? ऑडिट एविडेंस। क्या आएगा? ऑडिट। अगर ओनली ऑडिट की बात करो, आप प्लीज करेक्शन कर दो, ऊपर ऑडिट आएगा। अब सिर्फ किसकी बात हुई इस क्वेश्चन में? ओनली ऑडिट की बात हुई, तो वहां क्या आएगा? ऑडिट एविडेंस। लेकिन अगर तुम एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करो, किसकी बात कर रहे हो? एश्योरेंस। तो बताओ एश्योरेंस में ओनली ऑडिट आता है कि तीनों चीज आती है? एश्योरेंस में ओनली ऑडिट आता है कि तीनों चीज आती है? एश्योरेंस में तीनों चीज आता है, तो यहाँ सिर्फ ऑडिट की बात नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये समझा मैंने क्या बोला फर्क? ध्यान, अगर सिर्फ तुम ऑडिट की बात कर रहे हो तो तुम बोलोगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर तुम ऑडिट को एज ए एश्योरेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे तुम क्या बोलोगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये तुम समझे मैंने क्या बोला? ओनली ऑडिट को ऑडिट की नजर से कर रहे हो ऑडिट, तो बोलेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन ऑडिट को अगर तुम एश्योरेंस में कवर करके कर रहे हो तो उसी एविडेंस को क्या बोलेंगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर वर्ड ऑडिट मत लगाना, तो यहाँ पे ऑडिट क्या है? एश्योरेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये तुम लोग समझ रहे हो, ये सब पता होना चाहिए कब ऑडिट वर्ड आएगा और कब नहीं। देखो यहाँ पे, अब प्रैक्टिशनर ने परफॉर्म किया एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। परफॉर्म किया एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने इंक्वायरी किया तो हमको ऑब्टेन हुआ एविडेंस, बराबर। अच्छा, उस एविडेंस से हम क्या करेंगे? कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। मैंने पूरी ऑडिट कर ली, मेरे को मैंने क्या बोला? पूरी ऑडिट कर लूंगा, बहुत सारे एविडेंस मिले। अब वो एविडेंस से मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कंपनी का एफएस फ्री है कि नहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। तो सारे एविडेंस को लेके मैंने कंक्लूजन अराइव किया कि कंपनी का एफएस, अगर मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन में कंपनी का एफएस फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, तो फिर मैं ओपिनियन दूंगा कि एफएस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन अगर मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट करके कंक्लूजन ये किया कि एफएस फ्री नहीं है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, तो फिर गाइस मैं क्या ओपिनियन दूंगा कि एफएस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये किसकी बात कर रहा है? कल ही पढ़ा है तुमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? मैंने क्या बोला था? देखो क्या होता है, अभी तक देखो फर्स्ट लेसन में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है बिकॉज तुम्हारा पूरा ऑडिट पढ़ा नहीं है। पहले क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड को फॉलो करके 7 ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, और आईसीआई, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, फिर इंक्वायरी, फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंस्पेक्शन।
तो मैं जब ऑडिट करता हूं तो ये सातों प्रोसीजर लगा के बहुत सारे एविडेंस जमा करता हूं। अभी जब बहुत सारे एविडेंस मिल जाता है उसको स्टडी करके मैं क्या ड्रॉ करता हूं, एक कंक्लूजन, और फिर उस कंक्लूजन से मैं क्या करता हूं, ओपिनियन। कल ही मैंने तुमको बताया था ये वाले जो लाइन है, अगर तुमको याद रहेगा, हमने ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एज ए होल एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। इसका मतलब मैंने कहा कि हमने बहुत सारे एविडेंस जमा किए और उस एविडेंस के बेस पे हमने कंक्लूड किया, उस एविडेंस के बेस पे हमने कंक्लूड किया कि एफएस क्या है, फ्री है। एफएस क्या है, फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इस कंक्लूजन की मदद से मैं क्या करूंगा, ओपिनियन दूंगा। तो उसके बाद का पॉइंट क्या, देयर बाय अनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर हम लोग बोल रहे हैं एफएस फ्री है तो हम क्या ओपिनियन देंगे कि एफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्री। उल्टा भी हो सकता है, मैंने बहुत सारा एविडेंस जमा किया, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव में कहां से लिखा है, कंक्लूजन से। तो तुमने भी पूरा ऑडिट थोड़ी पढ़ा है, जब तुम ऑडिट करोगे पहले बहुत सारा एविडेंस मिलेगा, उस एविडेंस से अगर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एफएस फ्री नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, एफएस फ्री नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, अगर मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया तो फिर मेरा ओपिनियन क्या होगा कि एफएस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये समझा, कल ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है। तो रियल में प्रोसेस कैसे होता है, देखो पहले तुम स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, जो बोला 7 प्रोसीजर और ICI, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया, इंक्वायरी किया मैंने, तो इंक्वायरी किया तो मुझे क्या मिला, एविडेंस मिला। ऐसे में बहुत सारे प्रोसीजर लगाऊंगा, उससे मेरे को बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। इस एविडेंस की वजह से मेरा कंक्लूजन होगा कि एफएस फ्री है कि नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अगर एफएस फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये मेरा कंक्लूजन है, तो फिर मेरा ओपिनियन होगा कि भाई एफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन अगर मेरा कंक्लूजन ये आता है कि एफएस फ्री नहीं है, तो मैं ओपिनियन दूंगा एफएस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये तुम लोग समझ रहे हैं। अब ये चीजें तुमने नहीं पढ़ी है, 4th लेसन में पढ़ते कि ऑडिटर वो सब स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि तुम कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। अरे हम लोग 7 तो मेन प्रोसीजर है, तो छोड़ के और भी दुनिया भर के प्रोसीजर लगाएंगे जिससे बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। फिर वो एविडेंस को स्टडी करना पड़ता है, ऑडिटर स्टडी करके फिर कंक्लूजन ड्रॉ करता है और फिर ओपिनियन देता है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन क्या बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट ओवरव्यू तो समझ में आ रहा है ना क्या है ये, ठीक है, ताकि ये पॉइंट तो समझे तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट का। अब पढ़ो क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है, प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर क्या कर रहा है, परफॉर्म करेगा एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। जैसे इंक्वायरी उसने लगाया तो उसको क्या ऑब्टेन होगा, ऑडिट एविडेंस। तो पहले प्रोसीजर परफॉर्म करना, एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब प्रोसीजर लगाना ऑडिट का, उससे क्या मिलेगा, ऑब्टेन होगा एविडेंस, और उस एविडेंस के बेस पे क्या ड्रॉ होगा, कंक्लूजन आर अराइव्ड, और कंक्लूजन बेस पे क्या होगा, ओपिनियन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये समझ में आ रहा है। तो एविडेंस हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एविडेंस से ही कंक्लूजन बनेगा और उसी से क्या बनेगा, ओपिनियन। तो फ्लो क्या बनेगा, पहले प्रोसीजर, परफॉर्म एश्योरेंस मतलब प्रोसीजर, फिर उससे क्या मिलेगा, एविडेंस, उससे क्या होगा, कंक्लूजन, और उससे क्या होगा, ओपिनियन, उससे क्या होगा, ओपिनियन। समझ में एवरीवन। अब मैंने बोला था देखो ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, दो बहुत बड़े बड़े जो लेसन नंबर 4 में डिटेल में आएगा। फिलहाल सफिशिएंट का मतलब उतना एविडेंस चाहिए जितना तूने बुक में रिकॉर्ड किया है, और एप्रोप्रिएट का मतलब जो भी तू एविडेंस दे रहा है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए, बाकी वो डिटेल में तो आगे आएगा। तो सफिशिएंसी का मतलब उसने क्वांटिटी बोला है, और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या बोला है, क्वालिटी। हालांकि ये दोनों वर्ड बहुत बड़े बड़े, 1.5 पेज का इसका क्लैरिफिकेशन आगे। फिलहाल सफिशिएंट मतलब जितना एंट्री रिकॉर्ड किया उतना एविडेंस होना चाहिए, और वो एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्वालिटी। सिर्फ क्वांटिटी से क्या करूंगा, एविडेंस फेक रहा तो फिर क्वालिटी है क्या, नहीं। समझा एवरीवन, बोलो एवरीवन। 3 लोग आएंगे मिलके डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट मैटर, ऑडिट करना है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सूटेबल क्राइटेरिया क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके बेस पे क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, तो क्या मिलेगा उसको, ऑडिट एविडेंस मिलेगा, एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन आएगा और उसके बेस पे ओपिनियन आएगा। अच्छा मेरे को ओपिनियन मिल गया, तुम लोगों ने ऊपर ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, ओपिनियन मिल गया, क्या करते हैं हम लोग, अपने पास रखते हैं क्या करते हैं, रिपोर्ट करेंगे ना, क्या लिखा था, यहां तक तुम्हारा ओपिनियन था ना, फिर क्या करेंगे, टू रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे ओपिनियन, ये 3rd पार्ट था, और बाद में किसको कम्युनिकेट कर देंगे, शेयर होल्डर को, एज रिक्वायर्ड बाय एसए। यहाँ पे भी तो वही लिखा है, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट।
लिंक करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो तो चीजें आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है भाई, तूने ऊपर एविडेंस की मदद से प्रोसीजर लगाया, मैंने बोला परफॉर्म एश्योरेंस मतलब प्रोसीजर, एविडेंस ऑब्टेन किया, कंक्लूजन आया, ओपिनियन आया। अब तू ओपिनियन दे रहा है, लेकिन लोगों को सपना है क्या, तेरे को रिटर्न रिपोर्ट में देना पड़ेगा वो ओपिनियन जो तेरे को मिला है, तो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट देगा। आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, आउटकम का मतलब होता है ओपिनियन। अब मेरी ओपिनियन में मैंने ऑडिट कर लिया, एफएस या तो अच्छा या तो घटिया है। आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, अच्छा, कंटेन्स कंक्लूजन, डेफिनेटली क्या ओपिनियन डालेगा कि पहले कंक्लूजन आएगा, तो मेरी रिपोर्ट में दोनों चीज दिखेगा, ओपिनियन भी दिखेगा और कंक्लूजन भी। एंड कंटेन्स, तो आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ओपिनियन, एंड इसमें क्या कंटेन होगा, कंक्लूजन। ये कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन बेस है ना, क्योंकि हमने ये ओपिनियन दिया। देखो अगर मैंने क्या बोला कंक्लूजन में, क्या फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, तो ये बेस बन गया कि मेरा ओपिनियन क्या है, एफएस इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बराबर की नहीं। लेकिन अगर मेरा कंक्लूजन है कि एफएस इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर ये बेस बन गया कि मेरा ओपिनियन क्या है कि एफएस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तुम लोग समझ रहे हो वो ऑब्जेक्टिव क्यों हमने डिटेल में पढ़ा, समझ में आया? तो बोल रहा है कि जो इसमें कंक्लूजन है वो क्या कन्वे करेगा, कन्वे मतलब वो बेस है, बेस है किसका दिया, एश्योरेंस का। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन का बेस है, किसका बेस है, ओपिनियन का। अबाउट सब्जेक्ट मैटर अगर ऑडिट करे तो क्या है, फिर एफएस के ओपिनियन का वो बेस है, समझा? वर्डिंग वही है, बस ये मेरे साउथ बॉम्बे वाले लिखने के तरीके क्या इनके डिफिकल्ट है, तुम देखो हर चीज वही है, बस लिखने के तरीके क्या है डिफिकल्ट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में 5 एलिमेंट होगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 5 एलिमेंट होगा, एकदम सिंपल है। 3 लोग आएंगे रेस्ट इन पीस, 3 लोग मिलकर सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करेंगे। अगर वो बोल रहे ऑडिट तो उसके लिए सुटेबल क्राइटेरिया क्या होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो परफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट को ऑडिट के नजर से नहीं कर रहे, किसके, एश्योरेंस, इसलिए ऑडिट वर्ड नहीं लिखना है। अगर ऑडिट की नजर से है तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ होता है, ओपिनियन होता है, बट वो सब तुमको रिटर्न रिपोर्ट में देना है। रिटर्न रिपोर्ट में क्या कंटेन होगा, तुम्हारा ओपिनियन, आउटकम मतलब ओपिनियन, और क्या कंटेन होगा, कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या होगा, कन्वे मतलब बेस होगा, एश्योरेंस मतलब किसका, ओपिनियन का बेस होगा, ऑन सब्जेक्ट मैटर मतलब एफएस। तो तुम लोग समझ में आ रहे मैंने क्या बोला, पूरा फ्लो है। एक तो तुम फ्लो से पूरा 5 एलिमेंट याद रख सकते हो, तो अदरवाइज मैंने क्या बोला, ये थोड़ा अंग्रेज लोग है, वेस्टर्न कल्चर वाले, कौन से कल्चर वाले, वेस्टर्न कल्चर वाले, साउथ बॉम्बे वाले। वेस्ट क्राइटेरिया क्या याद रख सकते हो, वेस्ट क्राइटेरिया। डब्ल्यू से तुम्हारा रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, ई से तुम्हारा छोटे गेला एविडेंस, एस से तुम्हारा ये सब्जेक्ट मैटर, टी से थ्री पार्टी और क्राइटेरिया से सुटेबल क्राइटेरिया, लिख लो कहीं पे। डब्ल्यू से रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, ई से एविडेंस, ई से एविडेंस, मेन वर्ड क्या है, एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ई से एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। डब्ल्यू से रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, एस से सब्जेक्ट मैटर, एस से सब्जेक्ट मैटर, टी से थर्ड पार्टी या थ्री पार्टी, वेस्ट, और क्राइटेरिया से सुटेबल क्राइटेरिया। ये समझ में आया? अब ये मैकेनिकल तरीका, वैसे मैकेनिकल तरीका ठीक है, लेकिन जो मैंने फ्लो बोला वो याद रखिए तो बेटर याद रहेगा। 3 लोग आएंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है, ऑडिटर उसके हिसाब से चेकिंग करेगा, एविडेंस मिलेगा और फिर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। ये समझा एवरीवन? तो गाइस तुम्हारे पास भले कुछ लोग बुक नहीं होगी, तुम पहले समझिए उस चीज को। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत जगह पे उसका इजी मीनिंग लिखवा रहा हूँ, उसका इजी वर्ड लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे तो मॉड्यूल निकाल के मार्किंग कर रहे हैं, बट मेरे को पता है तुम्हारे पास बुक नहीं है, बट डेट डजंट मीन कि तुम भाई एक नोटबुक निकालो, सर ने बोला है कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज तुमको मार्क करना है, बिकॉज जब तुम पढ़ने बैठोगे तुमको डिफिकल्टी आएगी। मैंने ये सब लिख के चीजें आसान है। रिटर्न एश्योरेंस में मैंने क्या बोला, आउटकम मतलब ओपिनियन, तो ओपिनियन किसका, ओपन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड उसके अंदर क्या कंटेन होगा, रिपोर्ट में कंक्लूजन, वो कंक्लूजन कन्वे मतलब बेस होगा किसका, दी एश्योरेंस मतलब ओपिनियन का बेस है, तो बिना कंक्लूजन के ओपिनियन बन ही नहीं सकता, और वो ओपिनियन किस पे होगा, सब्जेक्ट मैटर, ओपिनियन हम लोग एफएस पे देते हैं। तो ये जहां पे भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मैंने इजी वर्ड लिखा है, अंडरलाइन किया है, और तुम अगर ऐसे ही बैठे हो और उसको मार्किंग वार्किंग नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट वर्ड ये तुम्हारे बुक नहीं, कहीं नोटबुक में लिख जाओ कि सर ने आउटकम का मतलब ये बोला या ये बोला, या मॉड्यूल में टिक मार्क करो, नहीं करोगे। जब नई बुक आएगी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मार्किंग होगी क्या, नहीं होगी, क्या करोगे, तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे।
मेरी रिकॉर्डिंग में यार ट्रस्ट मत करो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। कभी मैं स्टार्ट करना भूल जाता हूँ, समझ में आ रहा है, कभी मैं माइक लगाना भूल जाता हूँ, ऐसा होता है। प्लीज मार्किंग करो, क्या मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या मीनिंग बोल रहा हूँ वो लिखो, वो चीजें हाईलाइट करो तो काम आसान हो। आज याद है, कल भूल जाओगे तुम, सर ने इसका मीनिंग क्या बोला था, इसको कैसे याद रखना है। समझे एवरीवन? वेस्ट क्राइटेरिया, क्या कोड था? वेस्ट क्राइटेरिया। समझे एवरीवन? किसी को दिक्कत? कौन आज एब्सेंट? एक ही लड़की वो एब्सेंट दिख रही है, कुमकुमार, पता है सिद्धार्थ एब्सेंट, उसका भी पता था, फेस देख के मेरे को पता चल रहा था, उन लोग को कंटाल जा रहे थे। यार समझी कोशिश, जो चीज तुम 2-3 बार पढ़ोगे, रिपीटेशन तो थोड़ा बोर होगा, और ऑडिट वैसे हैवी सब्जेक्ट, उसे मैंने सिद्धार्थ को समझाया, हम लोग रिपीटेशन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तेरे को थोड़ा हैवी लग रहा है। एक ही चीज 3 बार पढ़ा, वो मेरे को खुद को बोर लग रहा है, तुमको क्यों नहीं लगेगा? हाँ, जब तुम कुछ नया चीज पढ़ते हो तो बच्चों को भी थोड़ा इसमें एक्साइटमेंट रहता है, भाई कुछ न्यू पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज तुम मिस कर रहे हो, आज कितना बड़ा लेक्चर है, कितना नुकसान हो जाएगा। समझ में एवरीवन? क्या ये पहले पढ़ा था हमने वेस्ट क्राइटेरिया? मार्क्स मतलब रिपीटेड पढ़ रहे, ये भी पढ़ा था पहले, ये भी पढ़ लिया डिफरेंस। अरे ये सब तो करा ही दिया, बता ही देता हूँ, क्या ही बोलूं। हाँ, क्या ही बोलूं, कल तुम नहीं बोल सकते थे इस तरह इतना हुआ है, बट फिर तुम इतना गैप हो गया था, राइट? चलो एवरीवन, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो रीजनेबल एश्योरेंस कहाँ देते हैं हम लोग? ऑडिट में। कहाँ देते हैं? ऑडिट में। लिमिटेड एश्योरेंस, जो मैंने डायग्राम बताया था ना, लिमिटेड एश्योरेंस दो जगह पे, रिव्यू एंड एश्योरेंस में। रिव्यू एंड एश्योरेंस में, देखो रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस, और ये दोनों एग्जांपल ना एश्योरेंस एंगेजमेंट का। किसका है? जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जांपल है किसका? एश्योरेंस एंगेजमेंट। एंड इंटरनल कंट्रोल भी इसका एग्जांपल है, एश्योरेंस। अपने इसमें ऑडिट कौन कर रही थी? पायल। तो ऑडिट एंगेजमेंट में वो कौन सा एश्योरेंस दे रही थी? रीजनेबल। रिव्यू कौन कर रही थी? स्नेहा। तो रिव्यू में स्नेहा क्या दे रही? लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि ऊपर ऊपर से चेक करते, ज्यादा चेक नहीं करते तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। और एश्योरेंस और राइटिंग प्रियंका। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में दो एग्जांपल है, पीएफआई और इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट के एग्जांपल है। तो वहां पे भी हम लोग कौन सा एश्योरेंस देते हैं? लिमिटेड। क्यों देते हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तुमको पता है कि मीनिंग क्या होता है। रीजनेबल एश्योरेंस हाई होता है बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्योंकि 100% होता है, एब्सोल्यूट क्योंकि 100% होता है। एंड लिमिटेड एश्योरेंस क्या? लोअर देन रीजनेबल। मैंने क्या बताया था? ऐसे टाइमलाइन, एब्सोल्यूट मतलब 100%, एब्सोल्यूट मतलब 100%, तो रीजनेबल हाई है बट नॉट 100%, तो कितना है? 70-80%। ये तुम्हारा कौन सा एश्योरेंस है? रीजनेबल एश्योरेंस। और ये बोल रहा है लिमिटेड क्या? लोअर देन रीजनेबल, मतलब लिमिटेड एश्योरेंस इधर इसके नीचे लोअर है ना, लोअर देन एश्योरेंस, तो उसके नीचे। तो ये क्या हो सकता है? लिमिटेड एश्योरेंस या तो 50% हो सकता है या उससे भी और नीचे। लिमिटेड में दो पॉसिबिलिटी है, मॉडरेट जिसको 50% बोलेंगे, या उसके भी नीचे गया तो लोअर। लिमिटेड एश्योरेंस, वर्ड का नाम है लिमिटेड, तो ये किससे लिमिटेड है? किससे लोअर है? रीजनेबल से। रीजनेबल 70% है, तो लिमिटेड उसके नीचे, उसके नीचे दो स्टेज आ सकता है, एक मॉडरेट 50%, एक या उससे भी नीचे। ये समझा मैंने क्या बोला एवरीवन? अच्छा, फिर मैंने बोला 7 नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, 7 नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है। ओरे आईसीआई, ओरे आईसीआई, सातों प्रोसीजर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑडिट करने का एक प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन करके तुम एविडेंस निकालते हो, आगे डिटेल में पढ़ोगे। रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, दो एक साथ आता है, ये भी प्रोसीजर है। इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंस्पेक्शन, ये सातों क्या है? ऑडिट प्रोसीजर। मुझे बताओ ये सातों प्रोसीजर कहाँ लगेगा? रीजनेबल एश्योरेंस कहाँ चाहिए? ऑडिट में। ज्यादा एविडेंस कहाँ चाहिए? ऑडिट में। तो ज्यादा प्रोसीजर कहाँ लगेगा? ऑडिट में। तो नेचर ऑफ प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस, मैंने बोला ना प्रोसीजर से क्या मिलता है? एविडेंस, जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो जितना ज्यादा प्रोसीजर लगाएंगे उतना एविडेंस मिलेगा, उतना ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस। तो क्या बोल रहे हैं? सातों प्रोसीजर को इलाबोरेट, इलाबोरेट मतलब डिटेल में लगाएंगे, क्योंकि कौन सा एश्योरेंस चाहिए? रीजनेबल। एक्सटेंसिव मतलब सातों, इलाबोरेट मतलब डिटेल में, और एक्सटेंसिव मतलब सातों प्रोसीजर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा एविडेंस मिलेगा,
फिर हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। और फोर्थ लेसन आएगा तो एकदम क्लियर होगी प्रोसीजर वर्क कैसे करता है। ठीक है, अच्छा मेरे को लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, तो साथ में से मैं 2 ही प्रोसीजर लगाऊंगा, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, बिकॉज मेरे को वहां पे ज्यादा चेकिंग करना नहीं है। कंक्लूजन मतलब रीजनेबल वाले में कौन सा कंक्लूजन मिलेगा, रीजनेबल, लिमिटेड में लिमिटेड। ये समझा एवरीवन, जो वो चार्ट में बता दी तो शुरू में ना, उससे 5-6 टॉपिक अपने आप कवर हो जाते हैं। राइट एवरीवन, अब वो देखो टाइम पास दिया है, एग्जांपल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। मैंने क्या बोला, कुछ टॉपिक के लिए ऑडिट को भी क्या माना गया है, एश्योरेंस एंगेजमेंट, और उसका लॉजिक है क्योंकि ऑडिट में भी क्या देते हैं, एश्योरेंस, ओपिनियन देते हैं, रिव्यू में क्या देते हैं, ओपिनियन। देखो ऑडिट को भी ये लोग ने बोला बिकॉज यहाँ एश्योरेंस देते हैं, रिव्यू में भी क्या होता है, एश्योरेंस, और ये दोनों किसके एग्जांपल है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के, पीएफआई एंड इंटरनल कंट्रोल, जो पढ़ना बाकी है। ये तीनों एश्योरेंस में क्या वो चिंटी जो लास्ट में लड़की थी, क्या नाम है, रिलेटेड सर्विस वाली, क्या इसमें आएगी, क्या छपरी काम है, उसमें कोई एश्योरेंस नहीं होता। ऑडिट वर्सेस रिव्यू, दोनों में मैंने ऑलरेडी बताया फर्क क्या है, दोनों हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे होता है, दोनों एफएस से रिलेटेड है, लेकिन ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस है, रिव्यू में लिमिटेड है, रिव्यू में लिमिटेड है। समझ रहे एवरीवन, तुम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या पीछे, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्यों, सॉरी, मेरा फर्स्ट डे यार, ऑडिट में अगर कोई फर्स्ट डे बैठ रहा है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, अगर ऑडिट में कोई फर्स्ट डे बैठ रहा है तो मेरे को बता दिया करो भाई। हाँ समझ रहे, ठीक है, हाँ अच्छा पहले पढ़ा है, वेरी गुड, यही पढ़ा है, कहाँ पढ़ा, सेल्फ स्टडी, ये मोबाइल जो यूज कर रहा है, तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तेरा कर्तव्य तेरा हुआ रजिस्ट्रेशन, तो तुम लोग क्यों अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अच्छा टाइम में, लेकिन कर तो सकते हैं ना, क्यों इतना लेट, और तेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है पीछे एकदम लास्ट हुआ है ना, बुक है अभी ऑर्डर किया है, चलो कल मिल ही जा रहा है तुमको, ध्यान दे, आगे बढ़े। पहले यूट्यूब पे किसका देखा है, ऑडिट का लेक्चर किसका देखा है पहले, मैं भी नहीं है यार, कोई फेमस नाम बता दो तो पता भी चलता, ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते, मेरे को नहीं पता, तुम लोग यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करते, हम लोग को 2-4 जो पॉपुलर है वही पता है। देखो यहाँ पे एवरीवन, रिव्यू, रिव्यू इन्वॉल्व्स फीवर प्रोसीजर, ये रिव्यू में 7 तो लगाएंगे कि ओनली 2 प्रोसीजर लगाएंगे, 2, कौन सा, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल, और मुझे तो वो 2 प्रोसीजर लगा कि क्या इनको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा, यस। देखो रिव्यू के लिए भी क्या वर्ड यूज किया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, क्योंकि ये ऑडिट नहीं है, तुम रिव्यू के लिए ये वर्ड नहीं यूज कर सकते कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं, रिव्यू भी क्या है, रिव्यू है, तो क्या वर्ड यूज करोगे, उससे जो एविडेंस मिलेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, क्या यूज करोगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। मुझे बताओ ना, यहाँ पे 50% एश्योरेंस देना है या उससे भी कम देना है, तो 2 प्रोसीजर करेंगे, उससे आराम से हम लोग गैदर कर लेंगे कि नहीं उतना एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा एविडेंस भी क्या है, सफिशिएंट है, और उससे वो ये एविडेंस के बेसिस पे वो क्या करेगा, इजीली कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। मैंने अभी समझाया, पहले प्रोसीजर होता है, फिर एविडेंस होता है, फिर कंक्लूजन, तो इसके लिए थोड़ा सा भी प्रोसीजर लगाएगा चलेगा, थोड़ा भी एविडेंस इसके लिए क्या है, सफिशिएंट है, क्योंकि रिव्यू में 50% से भी कम एश्योरेंस देना है, तो थोड़ा भी एविडेंस मिला तो उसके लिए क्या हो गया, उसने गैदर कर लिया सफिशिएंट एविडेंस, और ये एविडेंस बेस बन जाएगा किसके लिए, लिमिटेड कंक्लूजन के लिए। समझा क्या, फ्लो भैया, ये पूरा फ्लो, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, रिव्यू में कोई दिक्कत बोलो, कुछ चीजें जो तुमको सेल्फ स्टडी में करनी रहेगी, जैसे मैं भी बता देता हूँ, ये वाला अलग, ये एसक्यूसी1 में डिस्कस करने वाला हूँ, ये तुमको एक बार घर पे देखना है, पहले टिक कर लो। इसके बाद ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, मतलब मेरे वाला 4 चीज आती है ना, ये तो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ये भी रिव्यू क्या होता है, तो एक बार रीड कर रहा है, तुमको सब पता है, और एश्योरेंस क्या होता है, और रिलेटेड सर्विस क्या होता है, सब रीड करना है, और इसमें जो नीचे एग्जांपल दिए ना वो सब फाइनल में आता है, जैसे 3000 4400 नंबर दिया है,
ये सब फाइनल में। इंटर में ओनली क्या है, ऑडिट। रिव्यू के स्टैंडर्ड कहाँ आते हैं, फाइनल में। एंगेजमेंट की स्टैंडर्ड कहाँ आते हैं, फाइनल। देखो जिसको नहीं पता क्या क्या, तो पहले पेज नंबर 1.9 पे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, होमवर्क जस्ट रीड करना है, जस्ट रीड करना है। तुमको पता है कि रिलेटेड सर्विस क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग करना, जस्ट रीड करना है। समझ में आया? कुछ नहीं समझा तो मुझे कल पूछना है, तुम्हारा काम है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, अभी मैं पीएफआई पूरा डिस्कस करूंगा, तो अपने आप ये चारों लाइन समझ आइए। ये जो नीचे दिया है ना, ये सब फाइनल में आते हैं, सब फाइनल में आते हैं। एसएई, ये एसआरएस, ये सब फाइनल में आते हैं। सिर्फ तुमको ओवरव्यू दिया है जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो एग्जाम्पल सिर्फ तुमको क्या करना है, ना मतलब नाम याद नहीं, वो नंबर एक बार चाहिए तो याद कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी वो टॉपिक नहीं है। ये जो एक तुमको नंबर दिख रहा है ना, इसके ऊपर 20-20 पेज का टॉपिक होता है फाइनल। तो मैंने एश्योरेंस तुमको बताया क्या होता है, एक बार रीड करोगे समझ जाएगा। रिव्यू क्या होता है बताया मैंने, रिलेटेड सर्विस क्या होता है बताया मैंने। उसके बाद रिव्यू वाला भी होमवर्क है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो तुम खुद एक बार यहाँ पढ़ो, बिकॉज हम फाइनल में तो पूरा ही स्टैंडर्ड पढ़ने वाले, सॉरी इंटर में तो हम लोग पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने ही वाले। तो ये 4 लाइन तुम्हारे लिए समझना एकदम आसान होगा। और ये सारे स्टैंडर्ड हमको पढ़ना है, ये सारे स्टैंडर्ड हमको पढ़ना है। जैसे इधर हम लोग एसक्यूसी में एक ही एसक्यूसी पढ़ेंगे, एसक्यूसी 1, बाकी के सब कहाँ पे, फाइनल में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये हम लोग पढ़ेंगे इंटर में। स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू फाइनल, स्टैंडर्ड एंगेजमेंट फाइनल, रिलेटेड सर्विस क्या है, फाइनल। इसलिए तो मैंने ये सब तुमको बोला एक बार सिर्फ पढ़ना है, जो मैंने मीनिंग समझाया वहां पे वही लिखा है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर स्टैंडर्ड में, 100 से लेके 199 नहीं है पोर्शन में। ये वाला पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी उसने बताया 200, 210, 220 से लेके 299 तक ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये फाइनल में। समझे अभी क्या बोला मैंने, सारे नंबर आगे आने वाले। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मतलब 4 चीज आता है। ऐसे किस पे भेजे, हिस्टोरिकल पे। रिव्यू किस पे भेजे, हिस्टोरिकल पे। स्टैंडर्ड एश्योरेंस अदर देन हिस्टोरिकल, रिलेटेड सर्विस अदर देन हिस्टोरिकल पे। रिलेटेड सर्विस में मतलब 2 चीज आता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब मैंने अकाउंटिंग का काम, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब वो इनकम टैक्स फाइल कर दे मेरा, जीएसटी फाइल कर दे। समझ में आ रहा है, सब एक्सप्लेन, एक बार रीड करना अपने आप समझ जाएगा, कुछ याद नहीं करना है इसको। एसक्यूसी तो पूरा हम लोग लेसन नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो ये काम जो जो मैंने लिखा है, एसक्यूसी की 4 लाइन, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, नंबरिंग तो अभी कवर हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड, ये सबके 4-4 लाइन तुमको होमवर्क में रीड करके आना है। कुछ लाइन नहीं समझा तो मैं बताऊंगा। ये वाला मैं डिस्कस करूंगा, नीड फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है? ये सब चार्ट में भी कवर हो गया था। उसके बाद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या मैंने चार्ट में मीनिंग समझाया इसका? ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे ट्रांजेक्शन इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है। देखो वहां पे इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म, मतलब जनरल एंट्री वगैरह में, ऑफ एन एंटिटी अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, मतलब ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, या उस कंडीशन में जो एंट्री हुई थी, पास्ट कंडीशन में, पास्ट एनवायरमेंट में, पास्ट पीरियड में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन था, इकोनॉमिक एनवायरमेंट था, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था, उसको फाइनेंशियल टर्म में पास्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया था, तो क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जैसे पास्ट इवेंट का मतलब क्या है, पास्ट का ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुआ था, पास्ट की कंडीशन में, पास्ट की सिचुएशन में सब एंट्री की गई थी। अब अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर की जानकारी को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में क्या इवेंट होगा वो हम लोग अज्यूम करते हैं। तो आज मैं प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बता नहीं सकता, बोलते प्रोस्पेक्टिव, ऐसे घटना जो फ्यूचर में हो सकता है हम अज्यूम कर रहे हैं, बराबर। एंड पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी, जो घटना फ्यूचर में होगी तो उससे एंटिटी बचने के लिए क्या एक्शन लेगा। जैसे मैं एक तुमको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पीवीआर का नाम सुना है ना, पीवीआर टॉकीज वगैरह के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? तो बीच में जब माइक निकाले तो उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो पीवीआर वाले लोगों को बहुत पीवीआर वगैरह बहुत
सभी पीवीआर में लोग बाहर पीवीआर वाले फ्यूचर इवेंट होने के चांसेस है और हो रहे हैं चार्जिंग करना है तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा होता है तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा तो क्या लिखा वहां पे based on assumption about occurrence of में ऐसा कोई इवेंट होगा जो मैं क्या पॉसिबल एक्शन क्या है क्या हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया यार मेरा में आजकल जैसे बिजनेस मीटिंग होती है ना 10 क्वार्टर जो ऑन करते हैं क्या तो अब मैं बिजनेस क्वार्टर से बहुत लेकिन पॉसिबल क्या और वो ठीक चल रहा है आगे ऐसे अफेक्ट होगा भाई एक्टिविटी को अफेक्ट होगा अभी हम लोग ने बायजूस पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल में देखता है उसका मन इधर हो गया ऑनलाइन बच्चे का फोकस नहीं रहता कुछ समझता क्या किराने के लिए अंधेरी में कोई जगह पे कई लाख रुपया भाड़ा वो आते हैं तो भाई लगाते हैं बात कर रहे हैं अब बच्चा थिएटर में जाएगा कितना अच्छा लेक्चर चलेगा लेकिन वो लोग क्या टेकर तो क्या बोल रहे हैं थिएटर में कैसे ये सब प्रोजेक्टेड फ्यूचर भविष्य हम बनाने वाले हैं कौन सा होता है न्यू न्यू था तो इससे मैंने पीवीआर का एग्जांपल ले लिया वैसे अगर तुम लोगों को पीवीआर के बारे में नहीं पता है तो बता दूं पीवीआर वाले यूपी से बिलोंग करते और पीवीआर वाले एक जमाने में अगर तुमने देखा रोड साइड पे वो रस्ती पे चल के कर्तव्य दिखाते ना अरे तुम देखते कई बार रस्ती पे चलते ढोल तो प्रिया विलेज रोड शो इनका फुल फॉर्म है रोड साइड पे ये लोग एक जमाने में माँ बेटी हस्बैंड तीनों चारों मिलके बच्चे लोग रोड साइड पे शो करते उस जमाने में ये सब बहुत चलता था रस्ती पे वो शो करते थे लोग पैसा देते थे पसंद करते थे तभी ऑनलाइन चीजें नहीं थी फिर धीरे धीरे लोग सर्कस में गए वहां पे भी लोगों ने इनको पसंद किया तो उस जमाने में लोग सर्कस में भी कमाते थे और रियली ये लोग टैलेंटेड भी थे उससे इतना बड़ा पीवीआर खड़ा कर समझ में अभी कोई सर्कस वाले को नहीं पूछता कोई ये रोड पे कई बार तुम देखोगे तो वो लोग कितना मेहनत करते पब्लिक को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो 150 भी नहीं कमा पाते तो ये जो प्रिया विलेज रोड शो वाला ओनर है
वो उस टाइम पे समझ गया था कि आने वाले 10 साल में, तो फ्यूचर एग्जाम अंदाजा लगा लिया था प्रोस्पेक्टिव, ये सर्कस वर्कस चलने वाला नहीं है टेलीविजन वगैरह के जमाने में। तो उसने फिर क्या किया, जो कमाते जा रहा था धीरे धीरे उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जगह लेने में, थिएटर्स बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? फिर उसने थिएटर जैसे ही खोला तो उसका मल्टीप्लेक्स हो गया, तो बुम बुम उसमें कमा लिया उसने। अब वो देख रहा है कि अब ये पीवीआर मल्टीप्लेक्स नहीं चलेगा, 8 पर्दे एक जगह पे लगाए हैं, 4 पर्दे खाली जा रहे हैं ओटीटी की वजह से, तो उसके लिए भी वो अभी से अंदाजा लगा लेगा कि इसमें क्या करेंगे और क्या। यही बिजनेसमैन की पहचान होती है। समझ में आ रहा है? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, समझ में आई है? अब गाइस इसके बारे में पूरा एक डिटेल टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरी जो नई बुक है उसमें तुमको ये डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में थोड़े चांसेस कम होते हैं। अब मैंने जो न्यू बुक बनाई है तो कुछ चीजें मैंने कटौती कर दी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते। मैंने नोटिस किया जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ उनको बड़ा बोरियत होता है, तो मैंने न्यू बुक में बहुत सारी चीजें निकाल दी ताकि तुम उतना ही पढ़ो जितना तुमको पसंद है। लेकिन स्टिल जैसे अगर मैं न्यू बुक में बताऊंगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, तो उस टाइम पे मैं ये भी बता दूंगा कि ये तुम पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तुम डिटेल में अलग से तुम पढ़ सकते हो। पूरा सवाल आने का चांसेस कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर आईसीआई ऑड पेपर बनाता है तो ये सवाल आ सकता है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब गाइस ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, आज ये मैं जब पढ़ा दूंगा, जो आने वाली केस स्टडी ने तुम्हारी बुक में केस स्टडी नंबर 2, उसमें तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले आईसीआई को लगे कि बहुत कम चांसेस है पूछने का। आईसीआई के क्यों कम चांसेस है? बिकॉज फाइनल का टॉपिक है ये। लेकिन क्यों 10 लाइन डाल दिया फिर तूने यहाँ पे, बाकी के तुमने 4 लाइन भी नहीं डाले। तूने एश्योरेंस का भी 4 डाला, बाकी के भी 4 डाले, पर उसके बाद तूने एश्योरेंस का एक पूरा एग्जाम्पल डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आईसीआई इसको फाइनल में इंपॉर्टेंट मानता है, बट मुझे ऐसा लगता है बुक में दिया है तो अपने लिए भी इक्वली क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। लेकिन 99% बहुत सारे फैकल्टी इसको स्किप कर देते, उनके नोट्स में ये मिलेगा भी नहीं, और फिर मुझे भी समय के साथ चलना पड़ता है लोगों के साथ। तो मैंने भी अपनी बुक में ऐसा नहीं कि निकाल दिया, बट उसको ओवरव्यू में लिख के रखा है। कैसे लिख के रखा है? ओवरव्यू। आ जाओ, तुम लोग का नसीब अच्छा है कि पहला लेसन हम लोग यहीं से पढ़ रहे, तो डिटेल में पढ़ लेते। ठीक है, आ जाओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, PFI। मैंने अभी बोला यहाँ पे चीजें फ्यूचर में बेस्ड है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ एवरीवन, जैसे लोन, अगर तुमको लोन लेना है, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पो सर्विस वाला है या किसी की डंपर चलती है और उसको अगर लोन वगैरह लेना है, टेम्पो सर्विस वाला की डंपर चलती है तो लोन वगैरह लेना है, तो बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला कौन सी बेस पे लोन देगा? बोलो मुझे, बैंक वाला कौन से बेस पे लोन देगा? क्या देखेगा? सामने लगा प्रोफाइल, सामने लगे पास्ट रिकॉर्ड, कितना कमाता है, सामने लगा पास्ट बैंक स्टेटमेंट, प्रोफाइल, सब कुछ देखेगा, बराबर, और फिर लोन दे देगा, बराबर। ऐसा है नहीं। ईएमआई पास्ट में भरना है कि फ्यूचर में भरना है? पास्ट सिर्फ उसको एक आइडिया देगा, इस बंदे को लोन दे सकते, लेकिन सिर्फ पास्ट के बेस पे वो डिसाइड नहीं करता है, वो ये भी देखेगा कि इसका फ्यूचर आगे चलेगा कि नहीं। अभी पीवीआर आज लोन लेने जाए ना, बैंक वाला उसको बोलेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके आ। अरे थिएटरों की कोई गारंटी नहीं है, जा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लगी, तू फ्यूचर में कैसे बिजनेस करेगा, कमा भी पाएगा कि नहीं। टेम्पो वाला पास्ट में कितना भी कमाया, आज वो बोलेगा ना मेरे को लोन चाहिए, बैंक वाला सिर्फ पास्ट पे लोन देगा ही नहीं, मेन क्राइटेरिया है फ्यूचर पे। ईएमआई कब भरना है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या बिजनेस करेगा, कितना कमाएगा, ये सब क्या है? प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है। ये बनाना पड़ेगा किसको? कंपनी को। अब बनाने के बाद ये सीए प्रियंका को अपॉइंट करके ये चेक करेगी कि जो फ्यूचर का डेटा बनाया ये सही है कि नहीं, फ्यूचर में ऐसा धंधा होगा कि नहीं, और ये फिर अपना एश्योरेंस देगी। क्या देगी? एश्योरेंस। तो तुमको लगता है भविष्य का अच्छा एश्योरेंस दे पाएगी? क्या ये भविष्य का अच्छा एश्योरेंस दे पाएगी? नहीं, बट फिर भी लोन तो देना है, तो बैंक वाला डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करता। फ्यूचर की रिकॉर्ड, सपोज ये चिंटी, ये बंदी, इसको टेम्पो का लोन चाहिए, इसका टेम्पो सर्विस, नया टेम्पो सर्विस, तो टेम्पो का बिजनेस है, अब इसको 10 टेम्पो निकालना है, इस ये मैनेजमेंट में स्नेहा, अब मैनेजमेंट ने क्या किया, रिलेटेड सर्विस वाली उसको पल्लवी को अपॉइंट किया कि तू हमको क्या बना के दे,
फ्यूचर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे। गाइस अब कुछ बच्चे बोले अरे सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एश्योरेंस में आता ना, ढक्कन उसको बनाने का काम रिलेटेड सर्विस में आता है। तो भविष्य का 7 साल का बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब कौन बनाएगा? रिलेटेड सर्विस वाली पल्लवी। ये तुम लोग समझ रहे हो? ये मैनेजमेंट किसी से भी बनवा के ले तो चेक कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट सीए। कौन चेक करेगा? ये प्रियंका एश्योरेंस। ये चेक करके बताएगी कि ये लोग ने जो 7 साल का पीएनएल बनाया है फ्यूचर का, 7 साल का इनकम इतना बोल रहे हैं, 7 साल का एक्सपेंस इतना है, 7 साल में इतना एसेट होगा, इतना सेल होगा, ये चेक करके बताएगी कि इनका अजम्पशन सही है कि नहीं फ्यूचर को लेके, और ये अपनी राय देगी, ओपिनियन, कि अजम्पशन सही है कि नहीं। कितनी भी स्मार्ट सी होगी, क्या ये एकदम अच्छा एश्योरेंस दे पाएगी? नहीं। एट द एंड भविष्य अनसर्टन है, तो इसका एश्योरेंस क्या होगा? लिमिटेड होगा। क्या होगा? तो तुम लोग समझे मैंने क्या बोला? एवरीवन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पीएफआई तुम लोन लेने जाओगे, तुम्हारे भविष्य के बिजनेस कैसे चलेगी उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा लोन। यार ईएमआई भविष्य में चाहिए, पास्ट तो पीवीआर का भी अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है क्या? नहीं। सेम टेम्पो वालों का पास्ट अच्छा था, फ्यूचर अच्छा नहीं। क्यों? कि जो पोर्टर, सुने तुमने पोर्टर? जो टेम्पो वाले जिस चीज का 2000 भाड़ा लेते थे, पोर्टर 300 रुपए में काम करती है, वो भी ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। कितना नुकसान होता है। अब समझो कोई टेम्पो वाला, स्नेहा टेम्पो सर्विस वाली चली गई लोन लेने के लिए, बैंक वाला क्या बोलेगा? जाके बना के ला प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये स्नेहा कौन है? मैनेजमेंट। इसकी जिम्मेदारी है सब्जेक्ट मैटर बनाने की, पीएफआई। ये किसी को पकड़ के बनवाएगी, कोई सीए को पकड़ेगी, किसी को भी पकड़ के बनाए, सीए को पकड़ के बनाएगी तो इसको बुलाएगी पल्लवी को, ये रिलेटेड सर्विस है। पल्लवी 7 साल का पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगी। तो पल्लवी कैसे बनाएगी? मतलब करंट ईयर में 1 करोड़ का सेल है, तो 5-5% बढ़ाते जाएगी, 7 साल लगातार ऐसे करेगी, 10-10 टका बढ़ाएगी, तो फिर कैसे करेगी? अजम्पशन करना है ना, तो कुछ भी बढ़ाते जाओ, 7 साल का कुछ भी बढ़ाते जाओ, चलेगा? फिर कैसे बनेगी? इसलिए तो हम लोग ने रिलेटेड सर्विस वाले को भी क्या दिया? स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। पल्लवी ने समझो बनाया, पल्लवी ने क्या, ज्यादा नॉलेज नहीं है, हर साल 5-5 टका बढ़ाते गई सेल। इस साल 1 करोड़ था, तो नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए 5 टका बढ़ा के 1 करोड़ 5 कर दी, 2026 में 1 करोड़ 5 पे और 5 टका बढ़ा दी, ऐसे करके 7 साल का बना दिया। इसने अजम्पशन लेके फ्यूचर में इन्फ्लेशन 5 टका बढ़ेगा और उसके हिसाब से बनाती गई। क्या ये सही तरीके से बनाया इसने कि गलत तरीके से? तुम्हारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड होगा? ऑन assumption about future event जो दैट में अकर इन फ्यूचर, और क्या पॉसिबल एक्शन तुम लोगे, जो मैंने अभी बताया पीवीआर का। मेरा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन assumption पे डिपेंड करता है, और वो assumption क्या है? वो इवेंट जो कब होगा? फ्यूचर में। जब कब होगा वो? फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टेम्पो की बात करो, तो ये चिंटी क्या बोलेगी मालूम है? मैं पीएफआई बना रही हूं, मैंने एक assumption लिया है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चलेगा और पेट्रोल वाली गाड़ी कम हो जाएगी। तो हमने ये assumption लिया है जिससे हम लोग का आने वाले साल में पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा और जो चार्जिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बढ़ जाएगा। तो पहले हमको 15 गाड़ी में जो काम होता था पेट्रोल वाली, अब वो 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसका रीजन ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का माइलेज कम है, तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। कि जो 15 पेट्रोल की गाड़ी काम करती थी, तो 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी काम करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड कम होती है और हमारा जो पेट्रोल का गाड़ी है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। आगे जाके हमारा रिपेयरिंग का खर्चा भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिपेयरिंग का कोई पंगा नहीं है, सिर्फ एक ही डर है बैटरी का ड्रेन होने का, बैटरी का ड्रेन होने का। उसके लिए भी ये लोग बोल रहे हैं कि हर जगह पे गवर्नमेंट क्या लगाने वाले आगे? चार्जिंग स्टेशन। तो हमारी रिपेयरिंग का भी खर्चा सब क्या बच जाएगा। रिपेयरिंग में एक मेजर खर्चा ओनली किसका आ सकता है? बैटरी का। फिर ये लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम लाने से नितिन गडकरी जो रोड एंड रेलवे मिनिस्टर है वो चकाचक रोड बना रहे, रेलवे बना रहे, हाईवे बना रहे। अब जब रोड रेलवे हाईवे बनता है तो हर जगह डंपर लगता है, देखा तुमने? 10 चक्के की गाड़ी डंपर होती है, तो मिट्टी विट्टी जाती है। तो अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट फोकस करेगी तो हमारा डंपर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइड पे लगेगा, तो उससे भी हमको अच्छी इनकम आएगी। फिर हर जगह रोड भी बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बाहर से ऑर्डर आएगा तो डिलीवरी भी कहाँ होगी? बाहर होगी।
ये सब एक लॉजिकल अजम्पशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो फ्यूचर की बात है तो कुछ भी कर लेंगे, एक लॉजिकल अजम्पशन, इसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो एविडेंस है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो गई है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे न्यूज आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जो इन्वेंशन कर लोग बता रहे भविष्य क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आगे कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, गवर्नमेंट की स्कीम आ रही कि रोड ब्रिज कितने हाईवेज क्या बनेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट नया देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। लेकिन अगर पोर्टर का धंधा, जैसे पोर्टर आज है, टेम्पो की हालत खराब कर दिया है, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल डालोगे, तुम तो 2000 भाड़ा लगाओगे, और पोर्टर कितना भाड़ा लगाएगा, पोर्टर 300 लगाएगा। तो कल तुम पोर्टर के अगेंस्ट कैसे एक्शन लोगे वो भी बताना पड़ेगा। देखो, अजम्पशन अबाउट इवेंट डेट में अकर इन फ्यूचर, ये एक चीज हो गया। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कंपटीशन बढ़ जाएगा पोर्टर की वजह से, तो धंधा गिर सकता है। तो तुम क्या पॉसिबल एक्शन लोगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटर से बचने का? डेफिनेटली भाई, अगर पोर्टर दाम गिराएगा तो हम भी गिराएंगे, मार्केट में टिकना है। ऐसा तो नहीं ना पोर्टर घाटे में कर रहा है, घाटे में तो नहीं कर रहा है भाई, वो 300 में कर रहा है, 100 कमा रहा है, हम 2000 में कर रहे थे तो 1500 कमा रहे थे। टेम्पो में बहुत पैसा था पहले, मेरे सब टेम्पो वाले पार्टी, तो 300 400 में दे रहा, हम भी 300 400 कर देंगे अगर हमारा धंधा नहीं होगा। 100 200 तो आएगा, क्या दिक्कत है उसमें, क्वांटिटी में काम करेंगे। 20 ईवी चल रही थी, 100 चलाएंगे, 100 200 तो मिलेगा हर के पीछे, हर रूट के पीछे। अब पोर्टर चलाने वाला 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता है रोज का, भले उसका हर ट्रिप में मार्जिन 100 200 का ही है, बट पूरे दिन में 3-4 हज़ार तो कमा ले रहा है, 10-20 ट्रिप करके। तो हम भी कर लेंगे। तो वो बोल रहा है पॉसिबल एक्शन, हम भी फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे। ऐप सस्ता बनता है, पोर्टर ने अपना ऐप बना, हम भी बनवा लेंगे अपना ऐप, आजकल ये तो बहुत सस्ता बनता है, हम भी लॉन्च करेंगे कम दाम पे। समझ में आ रहा है, बिकॉज पोर्टर घाटे में तो धंधा नहीं करेगा। अगर पोर्टर घाटे में धंधा कर रहा है तो कुछ साल बाद वो मार्केट से आउट हो जाएगा, फिर तो हमारा कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब बेसिस लेगा। बताओ ये 5-5% बढ़ेगा कि ये लॉजिक एविडेंस न्यूज में आ रहा है, ये सब लॉजिक एविडेंस, इसका एविडेंस देना पड़ेगा जो जो तुम अजम्पशन दे, इसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, फ्यूचर का फाइनेंशियल प्रिपेयर करो, तो परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में मैंने क्या बोला? और डेफिनेटली साथ में तुम इन्फ्लेशन भी कंसिडर करो, लेकिन तुम बोलोगे हर साल बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बोला पेट्रोल कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये एक लॉजिकल अजम्पशन, क्या है, लॉजिकल। ऐसे पीएफआई बनेगा। देखो तो वहां क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस पे बनेगा, ऑन अजम्पशन अबाउट इवेंट जो फ्यूचर में अकर होगा, और उससे बचने के लिए तुम क्या एक्शन लोगे वो भी बताना पड़ेगा। अच्छा, जो भी तुम पीएफआई बना रहे हो के नीचे तुमको नोट लिखना पड़ेगा कि तुमने ये अजम्पशन से फ्यूचर में बोल रहे इतना सेल होगा, ये अजम्पशन है, उसका एविडेंस भी अटैच करना पड़ेगा कि ये एविडेंस है कि फ्यूचर में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा। अब मैं बात नहीं कर सकता, समझा मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट समझा, पीएफआई कैसे बनेगा, अजम्पशन पे, अबाउट फ्यूचर इवेंट। अजम्पशन समझा? सेकेंड पॉइंट, अब बोल रहा है इट कैन बी, ये जो पीएफआई बनता है ना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इन फॉर्म, मतलब फॉर्मेट, दो अलग अलग फॉर्मेट में बन सकता है, ये बनेगा अजम्पशन पे, बट दो अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म, फॉर्मेट बोलेंगे, इट कैन बी इन दी फॉर्म या फॉर्मेट ऑफ, पहला फॉर्मेट है फोरकास्ट और सेकेंड फॉर्मेट है प्रोजेक्शन, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फोरकास्ट प्लस प्रोजेक्शन। क्या ये मैंने डिस्कस किया था पहले, सब पढ़ा हुआ है ना, चल अभी तक रिपीटेशन चल रहा है, तुम लोगों को याद नहीं है सब? क्या फोरकास्ट का मतलब क्या होता है और प्रोजेक्शन का मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शन। हीरो, ये कोई टाइम है क्या आने का? अभी तक जो पहले पढ़ा था वही चल रहा है, रिपीटेशन। बोलो, फोरकास्ट और प्रोजेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फोरकास्ट प्लस प्रोजेक्शन। गाइस मैंने तुमको समझाया था अच्छे से, फोरकास्ट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, कि प्रॉपर लॉजिकल एविडेंस से इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, फ्यूचर में कॉम्पिटिटर आएगा, ये सब
को अजम्पशन लेके और प्रॉपर एविडेंस के साथ जब तुम पीएफआई बनाते हो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट, और ओनली इन्फ्लेशन के बेसिस पे बनाते हो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। लास्ट टाइम भी बताया था। देखो तुमको मैंने अगेन अभी आज मैं थोड़ी देर पहले बोला, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, जिसका मीनिंग बोल रहा हूँ, भाई तुम छोटे बच्चे तुमको खुद लिखना है, वहां पे तुमको हाईलाइट करना है, वहां लिखना है। यहाँ पे वो नहीं समझेगा कि दो फॉर्मेट में बोल रहा है, इट कैन बी इन दी फॉर्मेट, फॉर्म के नीचे फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ऑफ फोरकास्ट पहला फॉर्मेट और प्रोजेक्शन सेकेंड है। फोरकास्ट के ऊपर आएगा लॉजिकल अजम्पशन, जो मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा, गवर्नमेंट की स्कीम आएगी। और प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ओनली इन्फ्लेशन के बेसिस पे या दोनों के कॉम्बिनेशन। और मेरा रियल पीएफआई भी है, मेरा तो मेन काम ही है प्रोजेक्शन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना। मैं दिखाऊंगा अभी मेरे मेल में, वो रियल पीएफआई है जो हम लोग बनाते हैं लोन के लिए, 7-7 साल का पूरा बनाते हैं। ठीक है, समझा? तो पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, और सेकंड पॉइंट है कि ये दो बेसिस पे हो सकता है, एक फॉर्मेट फोरकास्टिंग और दूसरा प्रोजेक्शन। थर्ड, इन एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग पीएफआई, मतलब बोल रहा है ऐसा एश्योरेंस रिपोर्ट किसका बना रहे हो तो पीएफआई का। अब जो प्रैक्टिशनर, अब मान ली किसकी बात चल रही है, इसकी चिंडी प्रियंका की बात चल रही है, ये आएगी चेकिंग करने कि ये पीए, देखो फर्स्ट दो पॉइंट में क्या था कि पीएफआई बनेगा कैसे, पहला अजम्पशन, सेकंड उसने बोला दो फॉर्मेट में। वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो किसी से बनवा के लाए, वो किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। थर्ड पॉइंट में एक इंडिपेंडेंट बंदी आएगी प्रियंका, वो आएगी प्रैक्टिशनर, प्रियंका को क्या करना है, चेक करना है प्रोसीजर लगा के, ऑब्टेन करना है एविडेंस, क्या करना है, ऑब्टेन एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, क्योंकि ये एश्योरेंस देंगी। और किसके रिलेटेड, टू दी इफेक्ट दैट, मतलब तीन चीजों के रिलेटेड क्या ऑब्टेन करना है इसको, एविडेंस। मैनेजमेंट का अजम्पशन, पहले इसको क्या पूछना है मैनेजमेंट को कि कौन से अजम्पशन लगा के तूने पीएफआई, ऑन विच पीएफआई इज बेस्ड, वो पूछना है। और पूछने का इसको क्या पता चलना चाहिए कि वो अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। नॉट अनरीजनेबल मतलब अच्छे अजम्पशन, मतलब रीजनेबल है, क्या है, रीजनेबल। जैसे मैंने बोला हम लोग एक अजम्पशन पे पीएफआई बना रहे कि हम लोग लॉन्च करेंगे मैजिक शूज, याद है, मैजिक शूज लॉन्च करें। मैजिक शूज का कमाल ये, तुमको एक पैर का ही जूता खरीदना है, और जूता खरीदने के बाद राइट पैर में पहनना है, जो भी सामान ले जाना है, जैसे जहां तुम खड़े उसके आजू बाजू सामान रख दो, और फिर शूज एक ही पैर में पहनो, लेफ्ट पैर में 3 बार, 1 2 3, सीधा बोलो दुबई, बुर्ज खलीफा में पूरा सामान लेके 30 सेकंड से तुम पहुंच जाओ। ये वाले अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग ने पीएफआई बनाया। ना तेल का खर्चा, ना पेट्रोल का खर्चा, ना चार्जिंग स्टेशन, कुछ खर्चा नहीं, सिर्फ एक जूते का खर्चा है, 200 रुपए का जूता है, वो भी एक पैर का लेना, मतलब 100 रुपए का खर्चा है। क्या ये अजम्पशन रीजनेबल है कि नॉट रीजनेबल? तुम लोग हंस रहे हो मेरे अजम्पशन पे। यही वो भीगी बिल्ली डोरेमोन जब करता है तो तुम बोलते सही है, क्या उसका डोर है ना कुछ, एनीवे डोर। मैंने बताया था ना तुम्हारे दादाजी के जमाने में, जब तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी को लाइन मार रहे थे आज से 50 साल पहले, और दादी को बोलते कि मैं तुमको व्हाट्सएप कॉल करूंगा, स्नैप भेजूंगा, वीडियो चैट करूंगा, तो दादी बोलती साले पागल है क्या, ऐसा होता है क्या, डब्बे से इधर से उधर बात होती है। क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में क्या था, चिट्ठी चलता था, दादा को दादी को चिट्ठी से बर्थडे विश करना है, वो चिट्ठी बर्थडे के भी 4 दिन बाद पहुंचती थी, और जिस दिन पहुंचता था बर्थडे निकल गया उस दिन दादी का डेथ हो जाता था, उस दिन चिट्ठी पहुंचता था। उस जमाने में अगर तुम किसी को बोलोगे आज से 50-100 साल पहले कि लोग वीडियो कॉल करता हो, लाल वाला दिल भेजता हो देखो, तो वो लोग भी तुम्हारी तरह हंसते हैं, अरे पागल है क्या, क्या हुआ कि नहीं सच, ये भी सच होगा। तुम लोग मेरे बिजनेस में प्री बुकिंग करो, शेयर होल्डर बनो, इन्वेस्ट करो, 50 साल में जूता लॉन्च हो जाएगा। अभी इन्वेस्ट कर लो, बाद में तुम करोड़पति बन जाओ, तो बाद में ये जूता, एक जूता 20 लाख का मिलेगा। हाँ समझ में आ रहा है, एमसी स्टैंड से भी महंगा रहेगा ये जूता। हाँ छपरी है एमसी स्टैंड, समझा? तो पहले क्या पूछेगी, ये एविडेंस ऑब्टेन करेगी, मैनेजमेंट का अजम्पशन, बोलेगी मैनेजमेंट तेरा अजम्पशन बता जिसमें तूने पीएफआई इज बेस्ड मतलब प्रिपेयर किया, और क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल। सेकेंड एविडेंस क्या लेगी ये, पीएफआई इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। तो यहाँ पे तुमने अजम्पशन पूछा तो उससे दिखाया, न्यूज़पेपर कटआउट दिखाया, ये दिखाया, ये अजम्पशन दिखाया, तुमने नॉट रीजनेबल। सेकंड तुमने बोला वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ 7 साल का जो तुमने बनाया है, तो तुम अब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर रहे हो
कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हुआ है वही अजम्पशन से जो उसने बोला। तुम समझ आ रहे? पॉइंट ए में जो जो उसने अजम्पशन हमको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये है, वो ए में उसने बोला और उसका प्रूफ दिया। बी में हमने बोला लाओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो अजम्पशन के हिसाब से उसने क्या बोला था कि हमारा पेट्रोल का कॉस्ट रिड्यूस होगा। बी में जब तुमने बना हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखा तो उसका जब तुमने कैलकुलेशन देखा तो पेट्रोल का कॉस्ट तो हर साल बढ़ते जा रहा है। दैट मींस तुमको सेकंड एविडेंस ये भी देखना है कि पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, वो अजम्पशन के बेसिस पे प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हुआ है, ये भी चेक करना जरूरी है। तुम लोग समझ रहे हो? और वो कहां पे? पॉइंट ए के अजम्पशन के हिसाब से होना चाहिए। पॉइंट ए में तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल का गाना गा रहे हो, पॉइंट बी में जब मैं एफएस चेक करता हूं तो भाई तुम्हारा पेट्रोल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो तू अजम्पशन कुछ और बता रहा है और उसको तूने जो एक्चुअल में प्रिपेयर किया वो कोई और अजम्पशन है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? तो पहले तो देख लो उसका अजम्पशन जो है वो, सेकंड देख लो वही अजम्पशन के हिसाब से प्रिपेयर्ड हुआ है जो वो पॉइंट ए में बोल रहा है। ये तुम लोग समझे में नहीं क्या बोला? थर्ड, अब तुमने प्रिपरेशन तो देख लिया कि वही अजम्पशन से बना है। थर्ड, उसको कौन से वे में प्रेजेंट कर रहे, वो बहुत जरूरी है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए, बैंक वाले को समझ में आना चाहिए। तो पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, वो चेक करोगे। और प्रेजेंटेशन में एक चीज और लिखना है, जो जो तुमने अजम्पशन लिया तो नीचे में लिखना पड़ेगा डिस्क्लोजर में कि हमने ये अजम्पशन लिया, और उसका डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? अटेस्ट कि ये अजम्पशन के बेसिस पे ऊपर का ये कैलकुलेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड ऑल मटेरियल अजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। सारे अजम्पशन क्या करना है वहां पे? डिस्क्लोज्ड भी करना जरूरी है। समझा एवरीवन? तो पहला अजम्पशन के बेसिस पे, सेकंड में बे में दो चीजें, दो तरीके से बनेगा, एक फ्यूचर फोरकास्ट बेसिस, और एक अभी 3 में थ्रोन। तीन चीजें ये चेक करेगी चिंटी कि अजम्पशन नॉट अनरीजनेबल। सेकंड क्या चेक करेगी? वही अजम्पशन से प्रिपेयर्ड हुआ है। थर्ड, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। इसके ऊपर मॉड्यूल में क्वेश्चन है, थर्ड वाले पॉइंट केस स्टडी 2 में। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट, याद है तो फोर्थ 4 4, तो यहाँ पे सब एफ से 4, एफ से 4, एफ से फ्यूचर इवेंट। ये पीएफआई फ्यूचर इवेंट है कि नहीं? और इसके जो एविडेंस भी है आर अवेलेबल टू सपोर्ट दी अजम्पशन। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आज अखबार में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, जो भी एविडेंस है, ये एविडेंस क्या है? इसके बेस पे हमारा अजम्पशन बना है, और ये अजम्पशन किसको सपोर्ट करता है? पीएफआई। पीएफआई फ्यूचर इवेंट है कि नहीं? बराबर, वो किस पे डिपेंड है? अजम्पशन पे। और वो अजम्पशन का हमारे पास क्या है? प्रूफ है, एविडेंस। लेकिन मुझे तो ये एविडेंस जो आज दिख रहा है, ये आज के लिए एविडेंस है कि फ्यूचर के लिए? तो हम ये बोल सकते हैं जो एविडेंस भी अवेलेबल है वो भी क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। वो भी क्या है? देखो, एविडेंस आर अवेलेबल टू सपोर्ट दी अजम्पशन। तो जो एविडेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सपोर्ट करा अजम्पशन को हमारे, और जिस अजम्पशन पे पीएफआई बना है वो एविडेंस क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। तो बोल रहा जिस एविडेंस पे हमने अजम्पशन लगाया कि हमारा पीएफआई ऐसा बनेगा, तो ये एविडेंस भी तो क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। आज जो खबर आ रही है कि गवर्नमेंट नया स्कीम लाएगी, चार्जिंग स्टेशन बनाएगी, तो ये एविडेंस किसको सपोर्ट कर रहा है? फ्यूचर को। तो ये एविडेंस से हमारा अजम्पशन बना, उससे हमने पीएफआई बनाया, बट एट द एंड ये एविडेंस ही क्या है? फ्यूचर में ये सब चीजें होगी, तो एविडेंस भी क्या हो गया? फ्यूचर ओरिएंटेड। तो एक तो पीएफआई फ्यूचर इवेंट है, एविडेंस क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड है। राइट कि नहीं एवरीवन? फोर्थ में एफ से 4, एफ से फ्यूचर इवेंट, और एविडेंस क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। किसी को अगर डिफिकल्ट लगता है ये वाला लाइन, तो मैं सीधा फिर उनको बोलता हूँ ये लिख दो, एविडेंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड। वही चीज उसने कैसे घुमा फिरा के लिखा है कि एविडेंस जो सपोर्ट करता है अजम्पशन को, जिसके वजह से पीएफआई बना है, वो वाला एविडेंस क्या है? फ्यूचर इवेंट। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये एविडेंस क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। ये मैंने नई बुक में वैसे ही लिखा है, डायरेक्ट ही लिखा है, काटा नहीं कोई चीज, बट मैंने जो वर्डिंग है बहुत सारी जगह पे जो डिफिकल्ट था उसको सिंपल लिख दिया है। बट मैं बता दूं ऑडिट में सिंपल लिखने का मार्क्स मिलता नहीं है, ध्यान रखना। ऑडिट में सिंपल लिखने का मार्क्स नहीं मिलता, ऑडिट में ऑडिट के वर्ड्स लिखना पड़ते। आगे, प्रैक्टिशनर इज देयरफॉर नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ये बोल रही है मैं ओपिनियन नहीं दे सकती, पीएफआई फ्यूचर, तुम्हारा एविडेंस फ्यूचर ओरिएंटेड, मैं ओपिनियन नहीं दूंगी। प्रैक्टिशनर इज देयरफॉर नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन हैज टू वेदर द रिजल्ट, मतलब मैंने क्या था? फाइनेंशियल फिगर, जो फिगर तुमने शो किया है पीएफआई में, 7 साल के जो पीएनएल में तुमने जो फिगर शो किया है, ये बोल रही मैं उस पे एश्योरेंस नहीं दे सकती। मुझे एक चीज बताओ, मैं अजम्पशन एक बार बोल सकता हूँ कि तेरा अजम्पशन अच्छा है, क्योंकि
आजकल उसके बारे में अखबार में, न्यूज में लोग बात करें, उसका एविडेंस है। लेकिन तू उसमें जो अमाउंट लिखेगी फ्यूचर में इतना सेल हो जाएगा, चार्जिंग का खर्चा इतना होगा, इतना होगा, क्या वो एग्जैक्ट होगा तुमको लगता है? क्या उस पर एश्योरेंस दे सकते? नहीं। मैं तेरी फिगर पे एश्योरेंस नहीं दे सकता। हाँ, तेरा अजम्पशन स्ट्रॉन्ग है, उस पर एश्योरेंस दे सकते, बिकॉज उसके लिए क्या है, एविडेंस है। मैं ये मानता हूँ फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, मैं मानता हूँ फ्यूचर में चार्जिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, पेट्रोल कम होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना फिगर होगा मैं वो नहीं बोल सकता। मैं उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। बाबा पाशा बंगाली भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, खुद भगवान भी नहीं दे सकते उसके ऊपर एश्योरेंस, तो हम कहां से देंगे? समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोलते, ध्यान सुनना, प्रैक्टिशनर इज देयरफॉर नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन हैज टू वेदर, रिजल्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल रिजल्ट shown in PFI will achieve, मतलब तू दिखा रहा है कि 7 साल में इतना सेल होगा, इतना ये होगा, वो फिगर अचीव होगा, उसका मैं एश्योरेंस नहीं देते। हाँ, डेफिनेटली तेरा असम्पशन रीजनेबल है कि नहीं उससे मैं कमेंट करूंगा। ये समझा? तो देखो 4 क्यों बोलता हूं मैं इसको, 4th पॉइंट है, F से 4, एक बात हो गई। F से PFI क्या है, फ्यूचर इवेंट, 2 बात हो गई। F से एविडेंस क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, 3 बात हो गई। और F से हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे, तो 4 चीज हो गए ना। F से ये चौथा पॉइंट है, 4 पहला। सेकंड PFI फ्यूचर इवेंट है, सेकंड। थर्ड एविडेंस फ्यूचर ओरिएंटेड है। फोर्थ हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, वहां रिजल्ट के ऊपर लिखो फाइनेंशियल। तो ये सब लिखोगे नहीं तो तुमको कुछ भी ध्यान रहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं प्रवचन सुनने आए, सुन रहे, फिर घर पे जाएंगे भूल गए। समझा इसको क्यों मैंने 4th नाम दिया है? अरे 4th पॉइंट है, F से 4 पहला चीज। सेकंड PFI क्या है, फ्यूचर इवेंट, तो F से फ्यूचर इवेंट सेकंड पॉइंट। थर्ड एविडेंस क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, F से थर्ड पॉइंट। और फाइनेंशियल रिजल्ट पे ओपिनियन नहीं देंगे, 4th पॉइंट। तो रिजल्ट की बाजू में क्या लिखो, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो लिखो। अरे वर्ड लिखना ऑडिट का, लेकिन तुम साथ में अपना एप्लीकेशन कर सकते हो, खुद के भी वर्ड्स जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उससे मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए बस। समझा एवरीवन? बोलो यार। 4 पॉइंट हो गए। ये भी मैंने पढ़ाया था, मुझे याद आया, किसी को मैंने बोला था दोनों चिपक के बैठे, याद है लड़कों में? तो यार दर्शन तो यार खर्चा डबल कर दिया तुम लोग ने इस बैच में। पढ़ते नहीं तुम लोग घर पे? खत्म ही नहीं हो रहा है, पहले की बातें चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पे पहला एक अजम्पशन की बेस पे वे फॉर्मेट, फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन, 3 चीजों का एश्योरेंस लिया। अजम्पशन नॉट अनरीजनेबल, उसी अजम्पशन में प्रिपेयर्ड हुआ है और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की है। 4 चीजें, F से 4, F से फ्यूचर इवेंट 2, F से फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंस और F से फाइनेंशियल रिजल्ट पे एश्योरेंस। 5th पॉइंट, कांग्रेस पंजाब पलटी खा गया, देखो पलटी खा गया ना। क्या बोला 4th में, क्या हम एश्योरेंस नहीं देंगे, पलटी आ गया। फिर 5th में आके बोल रहे एश्योरेंस देंगे, 4th में क्या बोला, एश्योरेंस नहीं देंगे, पलटी आ गया। 5th में आके एश्योरेंस दे रहा है, मतलब पलटी खाएगी नहीं। अच्छा एश्योरेंस दे रहा है, किस पे दे रहा है, अजम्पशन पे, लेकिन ऐसा एश्योरेंस दे रहा है कि दे या ना दे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मतलब कांग्रेस की बात चल रही। 4th पे तो बोला फाइनेंशियल एश्योरेंस देने कोई दिक्कत नहीं है। 5th में पंजाब कांग्रेस बोला एश्योरेंस देगा, लेकिन साला तू जैसा एश्योरेंस दे रहा है, दे या मत दे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब तू पलटी खा गया। एश्योरेंस दे के भी ऐसा लग रहा है कि तूने एश्योरेंस दिया ही नहीं है, पलटी खा गया, तो कैसे बोल रहा है, याद है कि नहीं? Therefore, a practitioner provides a report, तो ये एश्योरेंस देगा, यस। एश्योरिंग, देखो अभी एश्योरेंस कैसे दे रही है, अच्छा ये एश्योरेंस फाइनेंशियल रिजल्ट पे दे रही है, सिर्फ अजम्पशन पे, क्योंकि उसका एविडेंस है, न्यूज़पेपर कटआउट पे ये एश्योरेंस दे रही है, ना कि फिगर्स पे। प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स ए रिपोर्ट एश्योरिंग, अब देखो कैसे एश्योरेंस दे रही है, दैट नथिंग हैज कम टू हिज अटेंशन टू सजेस्ट, यहां तक पहले मतलब ये बोल रही है मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं सजेस्ट करूं। अब क्या सजेस्ट करूं, कि जो भी अजम्पशन है वो नॉट रीजनेबल है, जिसके बेस पे क्या किया है, प्रोजेक्शन। तो पहले तुम क्या करो, ये पढ़ो कि जो भी अजम्पशन है नॉट रीजनेबल है फॉर द बेस ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब तुम बोलोगे सर मतलब अजम्पशन नॉट रीजनेबल है, तो अजम्पशन घटिया है, लेकिन ये उसके ऊपर भी पढ़ो, ये बोल रही है ऐसा कुछ भी मेरी नजर में नहीं आया कि मैं बोलूं कि अजम्पशन नॉट रीजनेबल। समझा? पहले ये पढ़ो कि अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेस फॉर प्रोजेक्शन, तो इससे तो लग रहा है कि अजम्पशन अच्छा नहीं है। ऑडिटर क्या बोल रहे हैं, अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेस फॉर प्रोजेक्शन, तो अजम्पशन रीजनेबल
नहीं है। इससे तो ये लग रहा है अजम्पशन घटिया है, बट उसके पहले वो क्या बोल रही है, ऐसा मेरी नजर में कुछ आया नहीं जिससे मैं बोलूं कि अजम्पशन नॉट रीजनेबल है। अब बाकी तू समझ ले कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। बाकी समझ ले, हमने छाप दिया था 8,500 देंगे महीने का, छाप दिया था, बाकी मिले वाला मिले तू देख ले, पलटी खा के। पांचवा पंजा कांग्रेस, राइट एवरीवन। मतलब एश्योरेंस बोल के एश्योरेंस देने के बाद कोई फायदा है क्या, कोई एश्योरेंस है, कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, बराबर ना एवरीवन। अब बताओ यहाँ पे इसने एश्योरेंस दिया भी कैसे, पलटी वाला एश्योरेंस दिया, तो यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा नहीं, बल्कि यहाँ लिमिटेड में दो होता है, मॉडरेट 50-50% और उसके भी नीचे। यहाँ मॉडरेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि एविडेंस होता है, क्योंकि क्या होता है एविडेंस, फिगर तो कुछ भी हो सकता है, चार्जिंग का प्राइस क्या अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड थोड़ी किया है, लेकिन जो प्रूफ है, क्या तुमको नहीं लगता इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा ना, तो मॉडरेट एश्योरेंस दे सकते। समझ में मैंने क्या बोला, अजम्पशन गलत नहीं है लेकिन फिगर की गारंटी नहीं देंगे, इसलिए मॉडरेट। तो लिमिटेड का ही पार्ट है ना मॉडरेट, 50% या उससे भी लो है, तो सच टाइप ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड ओनली ए मॉडरेट लेवल, मतलब वो ना तो खराब बोल रहा है ना तो अच्छा, बराबर ना। हीरो हीरो तो क्या देख रहे मोबाइल में, हाँ तेरे को ही पूछ रहा हूँ, क्या कुछ है मोबाइल में, कुछ कोई लिंक वगैरह है पक्का? अरे लेकिन कब से देख रहा है तू यार, नहीं उसके पहले से देख रहा है, मैं नोटिस करो, कोई लिंक है, वीडियो लिंक मेरे को भी शेयर है, हाँ ध्यान दे यार, बराबर ना। तो मॉडरेट नहीं है ना, हाँ मॉडरेट तो ना तो लड़का ना तो लड़की, तो यहाँ पे भी ओपिनियन दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है, रीजनेबल बोलना चाहते हैं कि नॉट रीजनेबल, बराबर ना, तू समझ ले। तो भाई इससे लड़का की लड़की मालूम नहीं, तो मान ले बीच का है मॉडरेट, छठा पॉइंट ना, ये चिकने, हाँ बराबर ना, तुम दोनों ही देना कर्तव्य और तुम लास्ट टाइम, जो भी है, या ये दोनों, ये पायल और प्रियंका ये दोनों चिपक के बैठे थे कब से, अब भी पीछे हटे, समझ में आ रहा है। मॉडरेट 6, तो कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, समझ में, मॉडरेट। अब एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब मेरे ख्याल से जितना पहले करा था उतना हो चुका है। अरे मैं खुद कंटल गया, और तुम लोग बोल भी रहे हो मस्त, तुम लोग कल ही बोल देना सीधा परसों ही कि सर इतना मत कराओ, सीधा क्वालिटी मॉनिटर से कराओ, हाँ याद ही नहीं था, वेरी गुड। फिर वो क्या करने के, हाँ मॉडरेट। अब मैंने आज पढ़ा दिया है, अब मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, मैं भले कंटिन्यूस लेक्चर लूंगा, तुम फिर जाओगे घर पे इसको रिवीजन नहीं करोगे, फिर तुम्हारा यही हाल होगा। अब हमने इस पे रिवीजन कराया कि हमारी तरफ से गैप हुआ था, दोबारा नहीं होगा रिवीजन। अगर दर्शन को क्लियरली बोल दिया है कि पिछले 2-3 लेक्चर से सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है, बोल रहे यार इतना रिपीटेशन करेगा, बोला नहीं वो लोग सब भूल गए, 1-1 महीने का गैप हो गया, बट अब रिपीटेशन नहीं होगा, टाइम नहीं आता। अब तुमको डेली रिवीजन करना है, ठीक है, 11-15 को कंटिन्यू करेंगे, फिर एक ब्रेक और दे दूंगा, डोंट वरी, 1-1.5 घंटे के बाद फिर